है कि मैं कभी भी नाम नहीं बताता हूं मीटिंग में, क्योंकि मेरे को ये लगता है सारे लोग तो जानते हैं, बताने की जरूरत क्या है। और मेरे बारे में भी ज्यादा नहीं बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में तो महावीर जी, बीसी जी, कदम जी, केसी जी, सब लोग मेरे बारे में तो ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ बता चुके होते हैं, तो मेरे को ज्यादा मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज दिनेश भाई ने बोल दिया कि सर आपको अपना पूरा वो स्टोरी सुनाना है और पूरा आपके बारे में बताना है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम आत्माराम है। राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा तहसील हेडक्वार्टर राइसकुनर, जहां से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और इससे भी 12 किलोमीटर इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, मेरे लेफ्ट साइड में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास मेरा गांव है। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। महावीर जी का और मेरा गांव बीच में 4 ही किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा कोई दूरी नहीं है। लेकिन किलोमीटर तो 4 की दूरी है, लेकिन आरसीएम से पहले ये दूरी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि लिखने वाला गांव किधर पड़ता है, क्योंकि मेरे को कभी जाना ही नहीं हुआ। मैं बड़ा मतलब एक संकुचित दायरे में रहा हुआ आदमी हूँ, मेरा कभी जाना नहीं हुआ। आरसीएम में आने के बाद ही हमारी मुलाकात हुई थी, उससे पहले महावीर जी राजाराम जी को मैं जानता ही नहीं था। मैं बचपन में जब 2 साल का था तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी। पिताजी ने पाल पोस के मुझे बड़ा किया। मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ गांव के गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से। उसके बाद में मैंने घर की मजबूरी हो गई थी, मैं बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद में मैं एक किराना शॉप पे नौकरी किया, 400 रुपये महीना 92 में। उसके बाद में मेरे को लगा यार ये नौकरी से बात नहीं बनेगी, तो मैंने सब्जी बेचने का काम किया। फिर मुझे लगा नहीं यार ये काम भी ठीक नहीं है, तो मैंने झोला छाप डॉक्टरी सीख ली। मेरा बचपन का सपना भी था डॉक्टर बनने का, तो पढ़ाई छूट गई। तो मैं रियल डॉक्टर तो नहीं बन सकता था, असली नहीं तो नकली बन के भी पेट भर लो यार, कुछ तो कर ही लो, ये मेरी सोच थी और मैं एक डॉक्टर बन गया। उसके बाद मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद में मैं मेरे गांव में आके प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। प्रैक्टिस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती थी, कोई ज्यादा काम धंधा ठीक होता नहीं था, क्योंकि उसमें एक समस्या थी, मेरे से नकली दवाइयां दी नहीं जाती थी और असली में पैसे मिलते नहीं थे, सीधी सी बात है। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए एक दोस्त के कहने पे मैंने दूध बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया। दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया। मुझे लगा यह धरती का सबसे अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर जितना मर्जी व्हाइट ब्लैक करो व्हाइट ही रहता है, पानी मिलाओ क्रीम निकलवाओ जो मर्जी करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगा ये ठीक काम है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। मैंने किया, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। क्यों ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था? क्योंकि मेरे पास उसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास उसका कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, और ऐसा कोई ज्यादा मैं मतलब मेरे रिलेशन नहीं थे कि मैं बहुत सारे लोगों से दूध ले सकूं, बहुत सारे घरों में बांट सकूं। दाल रोटी चल रही थी, काम धंधा ठीक चल रहा था, 2-2,500 रुपया महीना में कमा लेता था। छोटा सा परिवार था, पत्नी थी, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, बिल्कुल एक छोटा सा जीवन था। अचानक एक दिन मेरे एक दोस्त का फोन आता है, मिस्टर राम अवतार चावला। मुझे कहता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं यार, दूध बेच के घर पहुंचा हूं। बोला कल मार्केट में आओगे क्या? मैंने कहा मार्केट में तो रोज ही आना होता है, दूध का काम है तो दूध के लिए तो रोज ही आएंगे ना। तो वो बोलता है कल एक काम करना, आप मेरे पास आना, मैं आपको एक फ्री का बिजनेस बताऊंगा। और मैं दौड़ा दौड़ा दूसरे दिन जल्दी उसके पास चला गया। जैसे ही उसके पास गया तो उसने मेरे को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। उसने कहा ऐसे एक कंपनी है, भिलवाड़ा की कंपनी है, 3 जोड़ी कपड़ा देती है, 1260 रुपया लेती है, और 2 लोग आप जोड़ोगे, फिर वो 2 आगे जोड़ेंगे, फिर वो 2 आगे जोड़ेंगे, और आपको 20-25 हजार रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम आ सकती है। मैं सच बताऊं, मेरे को एक भी सब पल्ले नहीं पड़ा था। अब वो बेचारा मेडिकल स्टोर चलाता था, उसने ऐसे ही बताया मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा यार ये मेंबर बनाने का धंधा है, ये कोई स्कीम आई होगी, ये किट बेचने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मेरे को ऐसे काम में मत डाल यार, मैं वैसे भी पैसे वाला आदमी हूं नहीं। 1500 रुपए, 1260 रुपए तो कपड़े के लगवा देगा, कपड़े अभी जरूरत है नहीं, और 1260 तेरे को दे दूंगा, घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करना है तो मत करो, चाय पी लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 18 सितंबर 2002 की ये घटना है। वो चाय का बोलने के लिए गया सामने ढाबे में, तो वहां से जाके एक एसटीडी पीसीओ से उसने फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद में एक और आदमी, उसके चाचा जी जो थे वो आए, और वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पहले काम कर चुके थे और क्लास 1 ऑफिसर थे हमारे शहर में। वो आए और उन्होंने आके मेरे से हाथ मिलाया। मेरे को मालूम नहीं था उनको बुलाया गया, मैं सोचा संयोग से आ गए होंगे। वो स्टीम कार लेके आए और आके मेरे से हाथ मिलाया और बैठ गए। मेरे को लगा यार इतने बड़े आदमी ने हाथ मिला लिया तेरे से, ये बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि दूध का धंधा कैसा चल रहा है? मैंने कहा साहब दाल रोटी बन रही है, धंधा तो क्या है, टाइम पास करना होता है। तो उन्होंने कहा यार टाइम पास क्यों करते हो, कुछ बढ़िया काम करो ना। मैंने कहा साहब बढ़िया काम मिलते कहाँ है?
बढ़िया काम के लिए सबसे पहले तो पैसा चाहिए, दूसरी चीज बढ़िया काम के लिए बुद्धि चाहिए, तीसरी चीज बढ़िया काम के लिए समय चाहिए। और ये तीनों ही चीज अपने पास नहीं है, ना पैसा है, ना बुद्धि है, ना समय है। क्योंकि समय तो दूध का धंधा खा जाता है, कहां से लाऊं? उन्होंने कहा धंधा तो मैं बता सकता हूं आपको, आपको करना होगा। मैंने कहा ये जो 2 दूनी 4 बता रहा था ये वाला करना होगा क्या? किट बेचने वाला, बंदे जोड़ने वाला, कपड़ा लेने वाला। बोला आप इसको क्या मानते हो? मैंने कहा सर ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। तो उन्होंने कहा सर ये बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, आप इसको ढंग से समझ नहीं रहे हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस कितने लोगों से दूध का करते हो, मतलब आपका दूध बेचते हो तो आपका नेटवर्क कितने लोगों का है? मैंने कहा मैंने समझा नहीं सर। बोले आप कितने घरों में आगे दूध बेचते हो? मैंने कहा 25 घरों में। पीछे से कितने घरों से लाते हो? मैंने कहा 20-25 होंगे। तो बोले इसका मतलब आपका 40-45-50 लोगों का नेटवर्क है दूध का। मैंने कहा हाँ ऐसा मान लीजिए। बोले आप कितना पैसा कमा लेते हो? मैंने कहा सर 2-2.5 हजार रुपया कमा लेता हूँ। बोला अगर 20-25 हजार कमाने हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा ज्यादा दूध बेचना होगा। बोले इसका मतलब ये है कि ज्यादा घरों से दूध लाना होगा और आगे ज्यादा घरों में बांटना होगा। मैंने कहा यस। बोले आपके हिसाब से कितने घर होने चाहिए? तो मैंने थोड़ा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मैंने कहा सर 100 घर मेरे को पीछे दूध दे दे और 100-125 घर आगे अगर मेरे जुड़ जाए तो मैं 20 हजार रुपये कमा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आपका 200-250 लोगों का अगर नेटवर्क बन जाए दूध का तो आप 20-25 हजार कमा सकते हैं। मैंने कहा यस सर। और बोले अगर ये नेटवर्क 1000 का बन जाए तो? मैंने कहा सर फिर तो मामला लाखों का हो जाएगा। लेकिन इतने घर तो लेने वाले हैं ही नहीं, बहुत सारे दूध वाले, सारे दूध मेरे से लेंगे तो दूसरे दूध वाले क्या खाएंगे? उनका दूसरे खाएंगे या नहीं खाएंगे वो बात नहीं है, बात ये है कि अगर आपका नेटवर्क बन जाएगा तो आप पैसे बना सकते हो। मैंने कहा यस सर। तो बोले आप बनाते क्यों नहीं? मैंने कहा सर उसके लिए वही बात, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, बुद्धि चाहिए, मेरे पास तीनों ही नहीं है। तो बोले ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूं ये भी कुछ ऐसा ही बिजनेस है, इसके अंदर ना आपको बुद्धि चाहिए, ना आपको पैसा चाहिए और ना आपको समय चाहिए। मैंने कहा कैसे? बोले ये जो बिजनेस है इसमें एक प्लान बनाया हुआ है, एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है, रट्टा लगा लेना है, कुछ भी नहीं सीखना है। मैंने कहा ओके। टाइम जो आप दूध बेचने के बाद खाली बचता है उस टाइम का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा ओके। तो बुद्धि नहीं लगानी, टाइम नहीं लगाना और पैसा लगाना ही नहीं है। बोले घर की दुकान के कपड़े बदलने हैं बस, आपके जो कपड़े लेते हो जिस दुकान से लेते हो वहां से ना लेके यहां से लेने, इतना ही काम करना है। अब मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया लेकिन एक बात समझ में आई, ले दफा कर यार पीछा छुड़ा। हर आदमी को ऐसे ही समझ में आता है, इतने सस्ते में लेता है इस बिजनेस को कि अंत में उसको प्लान समझ में नहीं आता है। आप 125 बार दिखा दो प्लान, जब तक जुड़ेगा नहीं प्लान समझ में आएगा ही। पीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते थे, मेरी मीटिंग में आदमी लाओ तो पहले ज्वाइन करवा के लाओ, क्योंकि वो जब तक जुड़ेगा नहीं ना तब तक सारी मीटिंग में उसको एक ही समझ में आएगा, जुड़ूं के ना जुड़ूं। उसकी सुई वहीं अटकी पड़ी है, आगे बढ़ेगी नहीं। वो 12 पे अटक गई तो 12 पे ही रहेगी, 12.25 होंगे नहीं जब तक वो किट के पैसे नहीं दे देगा। तो मैंने कहा ज्वाइन कर, दफा कर यार, पीछा छुड़ा इनसे, 3 जोड़ी कपड़े ले ले। इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, ना करेगा तो भी ठीक नहीं रहेगा। कपड़े तो लेने ही, अब नहीं लेने हैं, 6 महीने बाद ले लेंगे। मैंने वो 3 जोड़ी कपड़े लिए, 1260 रुपए कहीं से जुगाड़ करके, मेरे पास नहीं थे, मैंने 2-3 दोस्तों से उधार लेके उनको ले जाके दे दिए। वो फार्म भर दिया, मैं घर चला आया। घर आया तो मैंने कहा चलो यार ट्राई करते हैं। ज्यादातर बुद्धिमान लोग होते हैं ना मेरे जैसे साहब, वो हर हाल में ये ट्राई करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी जो है वो पेट में 5 मिनट भी नहीं पचाएगा कोई बात। वो दवाई लेके आएगा डॉक्टर से तो भी 3 आदमी से सलाह लेगा, यार ये दवाई लिए खाऊं कि ना खाऊं। अरे डॉक्टर को मालूम है, सलाह इसको मालूम होता तो ये डॉक्टर होता ना। लेकिन वो पूछता है यार दवाई लाया हूं आज, मतलब मेरे को वो बुखार हो गया था, मैं दवाई लाया हूं, ये दवाई दी है, खाऊं कि ना खाऊं। वो बोलते हैं मत खा। तो कई ऐसे होते हैं जो खाते भी नहीं है। मैंने डॉक्टरी की है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये चीज। वो दवाई के बारे में भी पूछेगा। तो ज्वाइन किया आरसीएम ना पूछे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मैं घर गया, घर जाते ही मैंने कहा अब 4 बजे ज्वाइन किया था, 5 बजे घर पहुंच गया। घर पहुंचा, सबसे पहले तो बीवी ने किट देखी, तो उसने बोला ये कपड़ा किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा यार बन तो गया, अब करना क्या है? बोली करना क्या है, आप तो वैसे भी 9वीं क्लास तक पढ़े हो, कुछ आता जाता तो है नहीं। कोई भी आदमी आपको फंसा लेता है, आप फंस गए, उल्लू बन गए, बेवकूफ बन गए, चलो कोई बात नहीं, बन गए तो बन गए, हो ही ऐसे तो रहोगे ही ऐसे, क्या कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया की हर बीवी का ये मानना है कि दुनिया में हमारे पल्ले सबसे बड़ा जो बुद्धू था ना, जो रिजेक्टेड पीस था दुनिया का, वो हमारे पल्ले पड़ा है। और मेरे वाली तो कुछ ज्यादा ही मानती है, उसको तो अभी भी डाउट हो रहा है कि ये कमीना बोल रहा है और ये लोग 1000 लोग इसको सुन कैसे रहे हैं, इसको कुछ आता जाता तो है ही नहीं। उसके बाद में मैंने कहा चलो यार एक चाचा जी है उनसे पूछते हैं।
तो मेरे एक अंकल जी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी 3 जोड़ी कपड़े लाया हूँ 1260 रुपए में, और बताते हैं कि ऐसे 2 लोगों को जोड़ दो तो इतना आ जाएगा, 4 को जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा। उन्होंने, मैंने कहा क्यों? बोले ये बेवकूफ बनाने के धंधे होते हैं, ये कंपनियां वंपनियां चलती नहीं है, ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, और ये चैन स्कीम होती है, मेंबर बनाने की स्कीम होती है, इन स्कीमों के जाल में मत फंसना, दूध बेच मजे मार, इनके चक्कर में मत फंस। मैंने कहा ठीक है। अब अंकल जी ने जो बोला अपन ने उसको माना, और मानने के बाद में अपन ने, एक भाई था उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये कंपनी ज्वाइन की है मैंने, उसने भी कुछ वैसा ही बोला। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ है, चलो एक और से पूछते। एक पड़ोसी था, उससे सलाह ली, पड़ोसी ने तो दोनों से भी ज्यादा बोला तू फंस गया, बात ही मत करना, कल को जेल भी जाना पड़ सकता है। मैंने कहा कपड़े लेने से जेल जाना पड़ सकता है? बोले हाँ, ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है, जेल भी जाना पड़ सकता है, ध्यान रखना। अब साहब रात को 8 बजे, 4 बजे मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, 8 बजे मैंने छोड़ दिया, 4 ही घंटे में रूबी स्टार हो गए थे अपन। 8 बजे मैंने आरसीएम को छोड़ दिया। अगले दिन सुबह उठा, रेगुलर काम था दूध का, 4 बजे उठा, दूध बेचने गया, वापिस बेच के आ गया, वो किट कहीं रख दी थी, थोड़े दिन बाद में वो कपड़े सिलाने दे दिए थे। लेकिन मेरा दोस्त था ना, वो बड़ा समझदार था। इस बिजनेस में हम लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर क्यों मरते हैं दिनेश भाई, ये कारण बताऊं आपको। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए मरते हैं कि जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, हर अपलाइन उसका फॉलोअप करता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर उसका फॉलोअप करते हैं, बोले ये जुड़ जाए तो रूबी स्टार आ जाए, ये जुड़ जावे तो रॉयल्टी आ जावे, ये जुड़ जावे तो बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जावे। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करता है, ऐसे छोड़ते हैं जैसे सबसे बड़ा दुश्मन वही है ऐसे छोड़ते हैं जैसे सबसे बड़ा दुश्मन वही है, फिर पूछते ही नहीं है। जबकि रियल में काम चालू होता है ज्वाइन करने के बाद। इस बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर का ज्वाइन करना मतलब न्यू बर्न लाइक ए बेबी, एक नए बच्चे के जन्म के समान होता है। एक नया बच्चा जब घर में पैदा होता है तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी सब उसकी केयर करते हैं, सब पूछते हैं, अरे बच्चा रो रहा था, पड़ोसी पूछता है क्या हो गया, क्या दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था क्या, ये दे देना, वो दे देना, ये घुट्टी पिला देना, ये काढ़ा पिला देना, गर्म मत दे देना, ठंडा मत दे देना, माँ को गर्म मत खिला देना, माँ को ठंडा मत। पता नहीं कितने रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो जाते हैं बच्चे के पैदा होते ही। अगर वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं हो ना साहब, तो बच्चा दुनिया में कभी बड़ा बनेगा ही नहीं, वो एंड हो जाएगा। इस बिजनेस के अंदर भी सेम चीज लागू होती है। जब तक एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं करता है, कुछ भी जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ करने की। लेकिन ज्वाइन कर ले तो मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म ले लिया, अब उसकी सारी केयर करना उसके पेरेंट्स का जैसे फर्ज होता है, वैसे ही अपलाइन का फर्ज होता है, अपलाइन का धर्म होता है। पूरी एलओएस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, उसकी सबकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसकी केयर करे, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है इस बिजनेस के लिए, और अगर उसको सही ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगा। हर आदमी में पोटेंशियल है इस बिजनेस को करने का, बट कहीं ना कहीं हम उस पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से एक आने वाले समय का डायमंड शुरू में ही खत्म हो जाता है। बस मेरे दोस्त ने एक ही काम किया था, ये गलती नहीं की, अदरवाइज आत्माराम भी वही डिस्ट्रीब्यूटर था जो दूसरे करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है हिंदुस्तान में। आत्माराम ने बिजनेस छोड़ दिया था, लेकिन दोस्त ने आत्माराम को नहीं छोड़ा। एक हफ्ते बाद उसका फोन आता है, घंटी बजती है, मैं फोन उठाता हूं, कौन बोल रहा है? मैंने कहा आत्माराम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? बोला मैं राम अवतार बोल रहा हूँ। आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था? मैंने कहा यस। बोला उसकी आज एक मीटिंग हो रही है, आ जाओ अटेंड कर लो। मैंने कहा दोस्त क्या बताऊं, आज तो मैं घर में बिजी हूं, आज नहीं आ सकता, बाद में कभी देखेंगे। 1 महीने बाद फिर उसका फोन आया, तब मंथली मीटिंग होती थी, वीकली नहीं होती थी। 1 महीने बाद फिर उसका फोन आया, मैंने फिर उसको टाल दिया, फिर उसको अवॉइड कर दिया। तीसरे महीने फिर उसका फोन आया, चौथे महीने फिर उसका फोन आया, 5वें महीने फिर उसका फोन आया, 6ठे महीने उसका फिर फोन आया। मैं हर बार उसके फोन को डिनाई करता रहा, कोई ना कोई बहाना, कोई न कोई एक्सक्यूज लगाता रहा, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये बिजनेस गलत है। उसने मेरे को जोड़ा है तो वो तो फॉलो अप करेगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे नहीं करना है। 6 महीने बाद एक दिन उसका फोन आता है, जैसे ही फोन की घंटी बजती है उधर से आवाज आती है, हेलो आत्माराम जी। मैंने कहा हाँ राम अवतार बोल रहे हो क्या? क्योंकि 6 महीने में कंफर्म हो गया था ये आवाज वाला राम अवतार ही होता है। बोला हाँ राम अवतार बोल रहा हूँ। मैंने कहा आरसीएम बिजनेस की मीटिंग है क्या?
क्योंकि ये भी कंफर्म हो गया था, इसका फोन महीने में एक बार आता है और जब आता है तो आरसीएम की मीटिंग होती है। उसने कहा हाँ आरसीएम की मीटिंग है, लेकिन आज आप कोई बहाना मत बनाना। मैंने कहा क्यों भाई, पहले कोई बहाने थोड़े ही बना रहा था मैं। बोला नहीं नहीं आप बहाने नहीं बना रहे थे, लेकिन आज खास तौर पे बहाना मत बनाना, क्योंकि आज इस बिजनेस के भीष्म पिता मैं बीसी छाबड़ा जी आपके शहर में आ रहे हैं। अब मेरे को क्या मालूम कौन बीसी छाबड़ा है, आज वो मेरे भगवान है, सब कुछ है, लेकिन उस दिन मेरे को क्या मालूम कौन बीसी छाबड़ा है। मैंने कहा दोस्त मैं जरूर आता, लेकिन क्या करूं, मेरी दादी की डेथ हो गई है। वो कहता हो बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर बाद में मैं घर में बैठा था, मेरी बेटी आती है बाहर से, आके बोलती है पापा पापा बाहर आपको एक अंकल बुला रहे हैं। अक्सर हम बच्चे से पूछते हैं बेटा कौन से अंकल है, बच्चा बोलता है पापा दिनेश अंकल है, और हमें दिनेश भाई से मिलना नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा जाओ जाके बोल दो पापा घर में नहीं है। बच्चा बड़ा दिल का साफ होता है, जाके सीधा बोलता है अंकल अंकल मेरे पापा बोल रहे हैं, बोल दो पापा घर में नहीं है। लेकिन मेरे से वो गलती नहीं हुई, मैंने बच्ची को बोला बेटा कौन है, बोली पापा मैं नहीं जानती आप जाके देख लो कौन है, और वो खेलने चली गई। जैसे ही मैं बाहर निकला दरवाजे पे मेरा दोस्त खड़ा है, बोलता है आजा। मैंने कहा तू कहां से आ गया, तू तो मीटिंग में होना चाहिए था। बोला तू नहीं बोला था दादी उधर चली गई तो इधर बैठना नहीं है क्या। मैंने कहा यार क्या बताऊं तुझे, दादी तो बेचारी 8 साल पहले चली गई थी, मेरे पास तुझे टालने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए मैंने जो आया वो लगा दिया। एक्चुअल में तो क्रिकेट का मैच देखना था मुझे, इंडिया का और इंग्लैंड का क्रिकेट का मैच था। सौरव गांगुली उस समय इंडिया के कप्तान थे, और उस दिन मैच बहुत शानदार होना था। मैं क्रिकेट का कुछ दीवाना था, तो मैंने उसको कहा चल तू आ गया तो आजा देखते हैं मैच, देखते हैं इंडिया को जिताते हैं। वो कहता है मेरे को एक बात बता, इंडिया जीत जाएगा तुझे क्या मिलेगा। मैंने कहा खुशी सुकून शांति। बोला हारा तो, मैंने कहा दुख होगा। बोला उनको फिर भी पैसा मिलेगा। मैंने कहा उनको पैसा मिलेगा क्योंकि वो खेल रहे हैं, अपन कोई खेल थोड़े ही रहे हैं, अपन तो टाइम पास कर रहे हैं। बोलता है टाइम पास क्यों कर रहा है, कोई काम कर। मैंने कहा कोई काम है ही नहीं, टाइम तो फालतू है। और मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उसको ये बोल दिया कि टाइम फालतू है। वो कहता है फालतू है ना तो इस टाइम को मेरे साथ लगा। मैंने कहा किस काम पे, वही 2 दूनी 4 पे। बोला हाँ। मैंने कहा वही मेंबर बनाने वाले धंधे पे। बोला हाँ। वही बेवकूफ बनाने वाले धंधे पे। बोला हाँ। मैंने कहा पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो जमानत कौन करवाएगा। बोला मैं करवाऊंगा। मैंने कहा रहने दे भाई, पहले सारे ही कहते हैं लेकिन ले जाने के बाद कोई नहीं आता है। मेरे को नहीं करना बिजनेस, तेरे को करना है तुम कर। वो कहता है तेरे को नहीं करना लेकिन तू मीटिंग में तो चल। मैंने कहा पहली बार गया था, एक गोरे आदमी से मिलवाया था, कार में आया था, 1260 की किट दे गया। दूसरी बार तू ले जा रहा है, पता नहीं क्या करवाएगा। खैर वो मेरा दोस्त था, मेरी बात को ज्यादा माना नहीं, उसने मेरे को किडनैप किया, मोटरसाइकिल पे बैठाया और रायसिंह नगर ले आया। यहाँ हमारे घर के पास में एक केवी सिनेमा हॉल है, उसमें मीटिंग हो रही थी। शुक्ला जी तो जानते भी है वहां को, वेन्यू को। उसमें मीटिंग हो रही थी, बीसी छाबड़ा जी आए हुए थे, मेरे को मीटिंग में ले जाया गया। उस पूरी मीटिंग में मेरे को एक बात समझ में आई थी, कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ भी समझ में नहीं आया था। ताली बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब नौटंकी लग रहा था मेरे को, सच बता रहा हूं। एक बात समझ में आई, फायदा और नुकसान। मैंने सबसे पहले इस बिजनेस को नहीं करने के फायदे देखे, नुकसान देखे। मैंने कहा अगर मैं इस बिजनेस को करता हूं और ये बिजनेस नहीं चलता है तो क्या होगा। पहली बात तो अगर मैं नहीं करता हूं तो क्या होगा, नहीं करता हूं तो क्या होगा, मैं दूध बेचूंगा जो कि ऑलरेडी बेच रहा हूं। मैं गरीब हूं, गरीब रहूंगा जो कि मैं ऑलरेडी हूं। मैं नहीं करूंगा तो भी कपड़े पहनूंगा, मैं नहीं करूंगा तो भी राशन खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो भी चाय पीऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो भी लोगों से बात करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी में 0.00001% भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं करूं और ये नहीं चला तो भाई नुकसान 2-3 होते हैं, उनको चेक कर लो ना। नहीं करूंगा तो कोई नुकसान नहीं है, कपड़े पहले पहनता हूं, कपड़े बाद में पहनूंगा। मान लो मैंने इसको कर लिया और ये नहीं चला, बुरे से बुरा क्या होगा। मान लो मैंने इसको कर लिया और ये नहीं चला बिजनेस, बुरे से बुरा क्या होगा। मुझे पैसे नहीं आएंगे, तो मैंने पैसे लगाए नहीं आएंगे, मेरा क्या जाएगा। मेरे को कपड़े लेने पड़ेंगे, कपड़े मैं पहले भी लेता हूं, अभी भी ले लिए, क्या फर्क पड़ गया, और वो तो ले चुका, इसलिए उसका कोई नुकसान नहीं है। मेरे को दोबारा जरूरत होगी तब लेना होगा, कोई कंडीशन तो है नहीं, जरूरत नहीं होगी तो लेना नहीं है। तो कपड़े के पैसे तो लग गए और कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, टाइम अपने को वो लगाना ही नहीं है, दूध बेचना है, फालतू होवे तो लगाना है, तो वो भी कोई चैलेंज नहीं। पैसा नहीं आएगा तो लगाया कुछ है ही नहीं आए, अपने क्या दिक्कत है, एक्सपीरियंस ले लेंगे वही चक्का, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाएंगे वही ठीक है।
तो नहीं चलेगा तो कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, फिर तीसरी चीज सोची, अगर चल गया तो, अब यहां मामला खराब हो गया। चल गया तो दूध नहीं बेचना पड़ेगा, चल गया तो बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, चल गया तो घर पक्का हो जाएगा, चल गया तो बाइक की जगह कार आ जाएगी, चल गया तो हवाई जहाज में चढ़ जाएंगे, चल गया तो देश दुनिया घूम लेंगे, चल गया तो अमीर बन जाएंगे, चल गया तो परिवार के सबसे अमीर बन जाएंगे, चल गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, नाम पहचान इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार पहले दोनों ऑप्शन जो है वो तो गरीबों वाले ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है तीसरे वाला जो अमीरों वाला है, करने में क्या जाता है। और डिसीजन फाइनल हो गया, दुनिया कुछ भी बके, अगर पुलिस वाला पकड़ने आएगा तो साला वो भी मेरे से प्लान पहले देखेगा, उसके बाद हथकड़ी डाले। मैं उसको भी प्लान दिखा के कपड़े पहना, उसको बोलूंगा खाकी वर्दी नहीं आती है ना, दूसरी पहन। और मेरे परिवार में बहुत सारे पुलिस वाले हैं, मैं बता दूंगा कि वो है वो है। ना पुलिस का डर है ना कोई और चीज का डर है, अपने को तो इस बिजनेस को करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर चल गया तो बस यहां गेम बहुत बड़ा होने वाला है। और मैंने कहा चल गया तो मिस्टर राजाराम सारण का चल रहा है, जितेंद्र गुप्ता का चल रहा है, बीसी छाबड़ा 700 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा से आए, इसका चल रहा है। तो तूने कौन सा ऐसा पाप किया जो तेरा नहीं चलेगा? अच्छा, इनसे ज्यादा तू बात कर सकता है, इनसे ज्यादा तू लोगों से मिल सकता है, इनसे ज्यादा तू लोगों को जानता है, कई गांवों से दूध लेके आता है, कई घरों में दूध डालता है, तेरे पास तो बना बनाया नेटवर्क है, तेरा तो चलेगा और किसी का चले ना चले। तो बड़ा एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके इस बिजनेस को शुरू कर दिया। थोड़े दिन बाद एक दिन महावीर जी मिल गए, कोई महीना डेढ़ महीना बाद, और उन्होंने एक किताब मेरे को बता दी, एक टेप मेरे को बताई उन्होंने, बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की। मैंने वो टेप सुनी तो मेरे को आग लग गई, ये किताब कहाँ मिले। तो वो श्री गंगानगर एक दिन पता चला वो किताबों की दुकान है ना, उस पे मिलती है। तो मैं गंगानगर 100 रुपए भाड़ा लगा के श्री गंगानगर, मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है, बस से गया और जाके बिजनेस स्कूल किताब ले आया। उसको पढ़ी तो उसमें मेरे को कैश फ्लो क्वाड्रेंट मिल गया, ESBI, जिसकी आज हम बात करेंगे आखिरी सेशन में। तो वो मेरे को मिल गया, वो मेरे को मिल गया तो मेरे को एक चीज समझ में आई, दूध बेच के जिंदगी में अमीरी नहीं आएगी, नौकरी करके जिंदगी में अमीरी नहीं आएगी। अमीर बनना है तो बिजनेस करना होगा, और बिजनेस करने के लिए भी एक ऐसा बिजनेस करना होगा जो सिस्टम बेस्ड बिजनेस हो। और वो मेरे को क्वाड्रेंट समझ में आ गया, और मैं इस बिजनेस के अंदर लोगों को लग गया बताने के लिए, तुम अगर ये करोगे तो ये बन जाओगे, ये करोगे तो ये बन जाओगे, ये करोगे तो ये बन जाओगे। 2 साल लगातार, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने मेरी मर्जी से हार से किया। मैं मीटिंग में जाता तो पीछे की सीट पे बैठता और मैं ज्यादातर कमियां ढूंढता था कि ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। अपलाइन की बात तो मैं सुनता ही नहीं था। अपलाइन मेरे थे, मिस्टर रामदार चावला ने ज्यादा दिन काम नहीं किया, उनके ऊपर जो उनके अंकल थे उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद इंद्राज सर और राजाराम सर, इंद्राज सर मेरे को पकड़ के कहीं भी लेके जाते तो मैं वापिस निकल जाता, मैं उनके पकड़ में कभी आता ही नहीं। राजाराम जी कभी कभार थोड़ा बहुत डांटते फटकारते तो इनसे गली निकल जाते, थोड़ी सी पतली गली होके निकल जाते, इनके भी पकड़ में नहीं आते। अपनी मर्जी से करता था, मुझे ऐसा लगता था मेरे से ज्यादा बुद्धिमान आदमी कोई है नहीं और मैं इस बिजनेस को मेरे तरीके से अच्छे से कर सकता हूं। लेकिन 2 साल करने के बाद, शुरुआती 2.5 साल की इनकम बता देता हूं, कई लोग जान के हैरान हो जाएंगे। 18,053 रुपए थी, 18053, 18,053 रुपए शुरुआती 2.5 साल 30 महीने में मेरी इनकम आई थी, यानी 600 रुपए महीना एवरेज। 2 साल बाद दूध का धंधा बंद हो गया, इनकम के सारे धंधे बंद हो गए, सारे सोर्सेज खत्म हो गए, कोई रिसोर्सेज नहीं बचा इनकम के लिए। घर में आटा खाने के भी पैसे नहीं थे। गरीबी का आलम यह था कि ये रुमाल खरीदने के पैसे भी अपने पास नहीं थे, बेटी ने एक दिन कपड़ा मांगा था वो लाने के भी पैसे नहीं थे। जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़े कर दिया था जहां से एक डिसीजन लेना था कि दोबारा कोई दिहाड़ी मजदूरी करें, RCM बिजनेस को छोड़ें या RCM बिजनेस को करें। एक चीज समझ में आ रही थी, बी क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सिर्फ RCM से जाएंगे, नहीं तो इस दुनिया में ऐसी कोई पावर ही नहीं है जो बी क्वाड्रेंट में अपने को ले जा सके। क्योंकि मेरी 7 पुश्तों में कोई भी बी क्वाड्रेंट का आदमी नहीं बना था। ये एक बिजनेस था जिसने मौका दिया था मुझे बी क्वाड्रेंट का आदमी बनने का, और इस क्वाड्रेंट में मैं जा सकता था, लेकिन 2 साल हो गए थे, नहीं चल रहा था। खैर मैंने सोचा एक बार अपलाइन से जाके मिला जाए,
और मैं इंदिराज सर के पास आया। इंदिराज सर उस दिन संयोग से गांव गए हुए थे, वो यहाँ पे दुकान होती थी उनकी, लेकिन वो रहते दौलतपुरा गंगानगर के पास थे। मैंने मेरा मोटरसाइकिल दूध वाला राजदूत उठाया और मैं राजाराम जी के घर चला गया। उस समय राजाराम जी रायसिंगर में रहते थे। मैं उनके घर चला गया, संयोग से वो मुझे वहीं मिल गए घर पे। आसाम से आए हुए थे वो, ज्यादातर उस समय आसाम का और गुजरात का और ये इधर के टूर करते रहते थे। वो आसाम से आए हुए थे और मेरे को घर पे मिल गए। जाते ही उन्होंने मेरा बड़ा वार्म वेलकम किया। मैंने उनको एक चीज बोली, मैंने कहा सर मैं 2 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा है, कामयाब होना चाहता हूँ, आपके पास कोई तरीका है क्या? उन्होंने कहा कामयाब तो सभी होना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हो? पूरी मंडी ज्वाइन की हुई है, पूरी मंडी के सारे लोग होना चाहते हैं। तो मैंने कहा होना चाहते हैं, फिर होते क्यों नहीं है? और मैं होना चाहता हूं तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूं? आपकी इनकम रोज बढ़ रही है, मेरी नहीं बढ़ रही है, चक्कर क्या है? उन्होंने कहा मैं सिस्टम को फॉलो करता हूं, आप लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो। मैंने कहा सिस्टम किस चिड़िया का नाम है? उन्होंने कहा सिस्टम का नाम है 6 बेसिक 8 कॉर्न 7 कॉर्डिनल, ये 21 नियम है। और उन्होंने एक कार्ड दे दिया मेरे को, नीले रंग का एक कार्ड आता है जो शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो कार्ड उन्होंने दे दिया मेरे को। ये कामों में महावीर जी मास्टर थे, ये प्रिंट करवा के रखते थे सारी चीजें। राजाराम जी ने वो मेरे को कार्ड दे दिया, उस कार्ड पे वो नियम लिखे हुए थे, बोले ये नियम फॉलो कर लो। उस समय मैं बीड़ी काफी पीता था, तो उस पर लिखा हुआ था धूम्रपान ना करें, मदिरा पान ना करें। ये दोनों ही पान अपन करते थे, तो अपन ने कहा यार ये तो लफड़ा है। मैंने कहा भाई साहब ये 2 को छोड़ के बाकी सब करें, फॉलो तो चल जाएगा क्या? बोले ये 2 तो सबसे पहले छोड़ने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो यार अब इस बी क्वार्टर के बिजनेस को करना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे भी पैसे नहीं है ज्यादा, अपने को मिलता भी नहीं है, लेकिन जो मिलता है कभी कभार शादी पार्टी में तो उसको भी छोड़ देते हैं। तो मैंने अवॉइड कर दिया सारी चीजें। मैंने कहा ठीक है मैं करने को तैयार, आप मुझे बताइए रॉयल्टी कब आ जाएगी? मुझे मालूम नहीं राजाराम जी ने कैसे बोला, उन्होंने कहा 6 महीने में आ जाएगी। मैंने कहा पक्का? बोले चेक काट के दूं? मैंने कहा नहीं, आप पे भरोसा है। तो बोले ओके। और दोस्तों आप यकीन मानिए, मैंने काम शुरू किया, वो बेसिक कोर और कॉर्डिनल, आप जिसने भी आज आपको मीटिंग में बुलाया है, एक बार उस आदमी से रॉयल्टी अचीवर से, टेक्निकल अचीवर से एक बार जरूर पूछिएगा कि बेसिक कोर और कॉर्डिनल क्या है, और आप भी उसको फॉलो कीजिएगा। आई गारंटी यू आप बहुत जल्दी सक्सेस को प्राप्त कर लेंगे, आरसी बिजनेस में रॉयल्टी प्राप्त कर लेंगे। मैंने वो कॉर्डिनल रूल और बेसिक और कोर को फॉलो किया, और 6 महीने में रियल में मैं रॉयल्टी आ गया। मेरा चेक था 26,000 रुपए। श्री गंगानगर में एक्सिस बैंक की ब्रांच थी, मैं वहां से पैसे लेने के लिए गया, तो मैंने 26,000 का चेक भरा। तो वो कैशियर बोलती है सर आपके अकाउंट में 26,500 रुपए है, 5,000 मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है, आप 21,000 निकलवा लीजिए। मैंने कहा मैडम जिंदगी में पहली बार आया है, कितना चार्ज लगेगा अगर मैं बैलेंस मिनिमम बैलेंस से कम रखूंगा तो? बोली 500 रुपया। मैंने कहा मैं 1000 दूंगा, तू पहले 26,000 पूरे निकाल। बोली ऐसा क्यों? मैंने कहा मैंने जिंदगी में देखे ही नहीं 26,000 कभी इकट्ठे, पहली बार तो देखे, और इसमें भी तुम कह रही है चार्ज कट जाएगा। मेरे को 26 पूरे चाहिए। 26,000 रुपए लिए, और मैं सच बता रहा हूँ, वहां सोफा लगा हुआ था, उसमें बैठ के ऐसे बिखेर लिए मैंने नोट, ऐसे बिखेर लिए, देख रहा हूँ ये मेरे है, क्योंकि मैंने जिंदगी में रियल में 26,000 नहीं देखे थे उससे पहले कब। आपको मजाक लग रहा होगा क्योंकि गुजरात के लोग ज्यादा बैठे हो, तो गुजरात वाले तो पैसे के वो मतलब बोरी भर भर के देखी होती है, सारे बिजनेसमैन लोग हैं, लेकिन मेरे लिए वो 26,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। फिर मैंने उसको ऐसे देखा, अब लोग मेरे को एक्सिस बैंक की ब्रांच में देख रहे हैं, बड़ी ब्रांच थी, लोग देख रहे हैं बड़ा पागल आदमी नोट बिखेर के बैठा हुआ है, क्या चेक कर रहा है, असली है कि नकली है कि क्या है? उनको क्या मालूम, इसको आया ही पहली बार है। खैर मैंने वो इकट्ठे करने के बाद में घर आ गया, घर आके बीवी के हाथ में दिए, उसने भी देखे, बड़ी खुशी हुई, बड़े खुश हुए, यार वाह यार जिंदगी बन गई यार, ऐसा पैसा आ गया, मस्त बिंदास। अगले महीने 36,000 आ गया। कहा वाह यार हो गया काम ये तो चालू। उस दिन मेरे को एक चीज समझ में आई, जो आज भी मैं मेरी टीम को और जहां भी मैं मीटिंग करता हूं सबको बोलता हूं, आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी आने में 6 महीने लगते हैं। नोट कर लीजिए इसको, पेपर पे नोट मत कीजिए, इस टाइप की कोई दीवार है तो उस पर नोट कर दीजिए। आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनने में 6 महीने लगते हैं, बट वो 6 महीने आते कब है वो उसको पता है जो 6 महीने में आना चाहता है। कईयों के 6 महीने पहले ही 6 महीने होते हैं, कईयों के 6 महीने 1 साल बाद 6 महीने होते हैं, कईयों के 5 साल बाद 6 महीने होते हैं, कईयों के 10 साल बाद 6 महीने होते हैं, कईयों के जन्मों बाद 6 महीने होते हैं। रॉयल्टी आने में 6 महीने लगते हैं, बट वो आदमी रॉयल्टी अचीवर बनने के लायक बनने में कितना टाइम लगता है वो उस पर डिपेंड करता है जो रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता है।
अगर आप ये सारे नियम जो अपलाइन द्वारा कहे जाते हैं, अपलाइन द्वारा जो बात कही जाती है, अपलाइन द्वारा जो सिस्टम बोला जाता है, मैंने मेरे अपलाइन को 100% समर्पित कर दिया था। जिस दिन से रॉयल्टी अचीवर आने के लिए राजाराम जी ने गारंटी दी थी, उसी दिन मैंने उनके आत्मसमर्पण कर दिया था सामने। आत्मसमर्पण का मतलब होता है आत्मा से आपने सबमिट कर दिया, उनको समर्पित कर दिया कि भाई काटो, मारो, पीटो, जो करना है वो करो। और मैंने उनको आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि तीसरे महीने का मेरा चेक जो था वो 56,000 का था। 26, 36, 56, ये 6 नंबर पता नहीं कौन सा लक था, ये मेरे को मालूम नहीं है। मार्च 2005 का मेरा जो पे आउट था, ज्यादा शॉर्ट में कर रहा हूं, डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मार्च 2005 का मेरा पे आउट 4,400 रुपया था, 4400 रुपया। और दिनेश भाई, मार्च 2006 का मेरा पे आउट 1,02,000 रुपया था। एक साल में 25 गुना इनकम आरसीएम बिजनेस से आती है दोस्त। लेने की हिम्मत चाहिए बंदे को। और ये उस समय आती है जब सिर्फ किट होती थी। ये उस समय आती है जब रीपरचेज नहीं होता था। 100 रुपए का कंडीशन कंपनी ने लगाया था तो हड़ताल होने की पोजीशन आ गई थी आरसीएम वर्ल्ड में। भिलवाड़ा लोग पहुंच गए थे, बोले 100 की कंडीशन क्यों? बोले जी चाय है, साबुन है, पैसे, बोले कुछ भी है, कंडीशन क्यों? तो रीपरचेज का तो नामो निशान ही नहीं था। एक आदमी को ज्वाइन करवा दो, उसके बाद अगले 12 महीने जय राम जी की। वो ज्वाइनिंग लावे तो आपके काम का है, नहीं लावे तो आपके कोई काम का नहीं है, लाइबिलिटी है। ऐसी कंडीशन में एक साल में मेरी इनकम 4,400 से 1,02,000 हो गई थी। मार्च 2005 में मेरा लेवल जो था, आज के हिसाब से आप देखोगे तो ईगल होता है, और मार्च 2006 में मेरा जो लेवल था वो लेवल एमरल्ड का था। मैं एक ही साल में ईगल टू एमरल्ड चला गया था, बिकॉज मैंने अपलाइन के सामने 100% समर्पण किया था। अपलाइन मेरे को बोलती कि आपको ये करना है, तो फिर मैं ये नहीं बोलता क्यों, ये क्यों करना है, नहीं, बात खत्म हो गई ना। 2 साल खुद का करके देख लिए, 2 साल खुद का करके देख लिए, कोई इनकम आई ही नहीं। और अपलाइन वाले से 6 महीने में इतना पैसा आ गया कि 7 जन्मों की गरीबी धुल गई। तो फिर अपना दिमाग लगाएं क्यों, अपलाइन का इस्तेमाल करें ना। फिर जो सिस्टम बोले, अपलाइन बोले, वो करें ना। क्यों अपने आप को अपने आप नहीं है, नहीं हो सकता। अरे अरे सब सरेंडर हो जाए यार। इस दुनिया में माँ बाप के बाद अगर कोई आपकी फिक्र करने वाला है तो वो एक ही आदमी है, वो आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन, जिसने आज आपको ये लिंक भेजा है, आज इस मीटिंग में बुलाया है, या आपको ज्वाइन करवाया है। और कोई नहीं है दोस्त फिक्र करने वाला, कोई नहीं पूछेगा। मेरे पड़ोसी हंसते थे ना, मैं बिजनेस करता था पहले, कि मेरे को ऐसा लगता था मेरे पड़ोसी हंस रहे हैं यार, बड़ा मेरे को बुरा लग रहा है। मैं टाई गांव में बांधता नहीं था, बाहर आके बांधता था। थोड़े दिनों बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ना है ना, तो फीस ये पड़ोसी नहीं देगा, मेरे को देनी है। मेरे को अगर बीवी को अच्छा घर बना के देना है ना, तो ये पड़ोसी नहीं बना के देगा, मेरे को बना के देना पड़ेगा। मेरे को अगर कार लानी है तो ये पड़ोसी नहीं देगा, इसकी ईएमआई के पैसे मेरे को देनी पड़ेगी, मेरे को भरनी पड़ेगी। बहुत जल्दी एक बात समझ में आ गई थी, पड़ोसी से नहीं डरने का, पड़ोसी को अपने से डरने का। उसको डर लगना चाहिए कि ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये रोज प्लान दिखाने आएगा। ज्वाइन कर ले, नहीं तो ये रोज खून पिएगा। पड़ोसी को अपने से डर लगना चाहिए, अपने को पड़ोसी से डर नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मेरे को कोई डर नहीं लगता। मेरी कार आ गई, लोग मेरे को रास्ते में, मैं गांव जाता मिल जाते, मैं कार में बैठा लेता। तो जब तक वो गांव जाता ना, वो एक बार भी बोलता नहीं था, क्योंकि वो पहले मेरे पे हंस चुका होता था, बहुत मजाक उड़ा चुका होता था। तो उसको शर्म आ रही होती थी कि हमने जिसका मजाक उड़ाया आज उसी की कार में बैठे। इसको तो हमने बोला था जब तेरी कार आ जाए ना तो मेरे को बताना, मैं मेरी शर्ट खोल के तेरी कार साफ कर दूंगा। अब इसकी कार तो आ गई, ये शर्ट खुलवा के साफ करवा भी सकता है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ। तो इस तरह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा। उसके बाद में स्टार एमरल्ड हुआ, फिर रूबी हुआ। पूरे हिंदुस्तान आज जान, वो इस वजह से नहीं जानते हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा। मेरे अपलाइनों के आगे सरेंडर है, मैं उनको मेरा अपलाइन मानता हूं, और वो जब भी मेरे को कुछ बोलते हैं मैं हमेशा उनके आगे सरेंडर कर देता हूं। क्यों सरेंडर कर देता हूं? क्योंकि मुझे पता है वो मेरा भला चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों ना सरेंडर करूं, फिर मैं क्यों ना सरेंडर करूं। अपलाइन जो बोले अगर मैं उसको नहीं कर रहा हूं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं।
और बिजनेस क्या है, इस बिजनेस को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। ये जो बिजनेस है, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको हम एसेट बेस्ड बिजनेस बोलते हैं। ये एसेट बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी है दोस्त। इसके अंदर हम एक एसेट बनाते हैं। आज मैं अगर कोई एक प्रॉपर्टी खरीदता हूं तो वो प्रॉपर्टी मेरी एसेट है, बट वो एसेट के साथ लाइबिलिटी भी है। वो प्रॉपर्टी एक एसेट है बट एसेट के साथ लाइबिलिटी भी है। लेकिन अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाता हूं तो वो मेरे लिए केवल और केवल एसेट है, वो लाइबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो जिस दिन खड़ा हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप चलेगा और मेरी जनरेशन टू जनरेशन पैसा देगा, मेरी जनरेशन टू जनरेशन इनकम देगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दुनिया में दिक्कत क्या होती है, हम में से ज्यादातर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी काम के चक्कर में ऐसे उलझ जाते हैं कि वो सबसे पहले कहते हैं मैं क्या करूं, फिर पूछते हैं मैं कैसे करूं। 90% अमीर लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि हम किसी काम को क्यों करें। मैं जब इस बिजनेस में आया तो मैं कैसे के चक्कर में ज्यादा उलझा हुआ था। वाई मेरा क्लियर हुआ था मीटिंग में आने के बाद। उससे पहले मेरा एक ही था, यार ये सारे लोग मना कर रहे हैं तो ये कैसे हो पाएगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा, क्या ये मैं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। क्यों क्लियर नहीं हुआ था। जिस दिन क्यों क्लियर हुआ ना, 2.5 साल इनकम नहीं आई तो भी काम करते गए, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी कि अमीर बनना है तो यही बिजनेस करना होगा। अमीर लोगों का फोकस सिर्फ क्यों पे होता है, वाई आरसिम बिजनेस, मैं क्यों करूं आरसिम बिजनेस, मैं क्यों करूं इस काम को। अमीर आदमी का फोकस क्यों पे होता है। सामान्य आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो होता है, मेरे जैसा आदमी जो होता है, उसका फोकस होता है क्या में और कैसे में उलझ जाती है जिंदगी। हमारी जिंदगी में हम ज्यादातर जो भी काम करते हैं वो 1,20,000 घंटे होता है। 8 से 10 घंटे रोज काम करते हैं, 40 साल काम करते हैं। दुनिया के किसी भी स्कूल और कॉलेज में, दुनिया के किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मजे की बात बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा, कोई भी जॉब वाले लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग हो, मैं माफी मांग लेता हूं पहले, बुरा मत मानिएगा। हम सब लोग स्कूल क्यों जाते हैं, हम सब लोग स्कूल क्यों जाते हैं कि बड़े होके कामयाब हो जाएं, पैसे कमाने लगे। अच्छे से अच्छा कॉलेज क्यों चुनते हैं, ताकि पैसा कमाना सीख जाए। लेकिन मेरा सवाल है, जितने भी पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो, जिस भी स्कूल और कॉलेज में पढ़े हो, क्या उन्होंने आपको पैसा कमाना सिखाया? नहीं सिखाया। उन्होंने आपको किसी दूसरे आदमी के लिए काम कैसे किया जाए ये सिखाया, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया। पढ़ाई अच्छी कर लो, नंबर अच्छे ले आओ, भविष्य बन जाएगा, मां बाप का नाम रोशन हो जाएगा, नहीं तो नाक कट जाएगी। जितने भी दुनिया में अच्छे नंबर वाले लोग हैं, उनमें से एक का भी नाम आज तक फोर्ब्स मैगजीन में नहीं है। ये सच्चाई है, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा। फोर्ब्स मैगजीन जो अमीरों की लिस्ट जारी होती है हर साल, 400 अमीरों की सूची जो आती है, जब से वो मैगजीन छपनी शुरू हुई है तब से लेके आज तक उस मैगजीन में एक भी ऐसे आदमी का नाम नहीं है जिसने कॉलेज टॉप किया होगा। इसका मतलब पैसे का पढ़ाई से संबंध है ही नहीं। और किसी स्कूल कॉलेज में मनी फार्मूला नहीं सिखाया जाता है। O2 का वो फार्मूला, H2O2 का फार्मूला सिखा देंगे, ग्रेविटी का नियम समझा देंगे। ये रुमाल है मेरे हाथ में, मैंने छोड़ा नीचे गिर गया। अब ये क्या, कौन से नियम ये आवाज चला गया सर, आवाज नेटवर्क रेंज चला गया। ये जानू या और कोई तरीके से गिरा, मालूम है नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, क्या लेना देना है। मुझसे वो रटवाया जाता है जिससे मेरे को एक चवन्नी नहीं आती है, लेकिन मुझे वो कभी नहीं बताया जाता है जिसकी जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, मनी। ये फार्मूला किसी किताब में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। मनी का फार्मूला क्या है आज समझिए। थैंक गॉड इस दुनिया में किसी ने तो बताया। मनी का फार्मूला है, मनी बराबर रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर मनी।
जब आप अपने रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कराते हो तो मनी निकलता है। अब ये जो रेट है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपकी शिक्षा और आपका एक्सपीरियंस मिलकर आपका रेट बनाते हैं, और ये दुनिया में सबका लिमिटेड होता है। हर आदमी का रेट लिमिटेड है, लिमिटेड है। इसको हिस्ट्री में कोई आज तक बढ़ा नहीं पाया। टाइम भी लिमिटेड है 10 घंटे, लेकिन बिजनेस हाउसेज जो है, टाटा, बिरला, बजाज, बांगर, डालमिया, अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, जो बेजोस वगैरह लोग, उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, टाइम को बढ़ाना सीख लिया। रेट नहीं बढ़ सकता। मुकेश भाई ने जब तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री थोड़े लेके आए थे कि मेरे को एक डिग्री दे दो, जियो नाम की कंपनी शुरू कर लेता हूं। क्या ऐसा होती है? मनी अनलिमिटेड होता है। मुकेश भाई ने जियो के केस में यही किया है। क्या किया? 50,000 लोगों को नौकरी पे रख लिया। अब प्रत्येक कर्मचारी 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है। मुकेश भाई का काम 5 लाख घंटे पर डे होता है। हमारा काम कितने घंटे होता है? 10 घंटे पर डे। मुकेश भाई का कितना होता है? 5 लाख घंटे। अब 5 लाख घंटे है, अगर एवरेज 1 घंटा 10 रुपए का भी है, तो आप अंदाजा लगाइए 50 लाख रुपया पर डे मुकेश अंबानी को कमाई हो रही है जियो से, इन कर्मचारियों से। जबकि 10 रुपए होता नहीं, बहुत ज्यादा होता है। मैंने एक आइडिया दिया। इन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाया, इन्होंने टाइम को बढ़ाया, जो कि बढ़ सकता है। रेट बढ़ नहीं सकती है, टाइम बढ़ सकता है। लेकिन हम, आप और मेरे जैसे लोग क्या करते, मैं जब दूध बेचता था तो क्या करता था मालूम है आपको? और अच्छे से कैसे बात कर सकूं, और अच्छे से कैसे बेच सकूं। मैं अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा था। मेरे को उसमें एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, एक्सपीरियंस बढ़ा रहा था। मैं कोशिश कर रहा था। कुछ लोग नौकरी करेंगे, वो क्या करेंगे? वो साथ में पढ़ाई करेंगे। बोला अभी मैं टीचर हूं ना, मैं थोड़ी और पढ़ाई कर लेता हूँ, थोड़ा और बढ़िया कोई डिग्री ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, फिर मैं ये बन जाऊंगा, फिर मैं वो बन जाऊंगा। आप कितना भी रेट बढ़ा लीजिए सर, लिमिटेशन है। एक लिमिट से ज्यादा रेट नहीं बढ़ सकता है, बट टाइम अनलिमिटेड बढ़ सकता है। ये बिजनेस हाउसेज ने करके दिखा दिया। अब हमें टाइम बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सबके सपने बहुत अनलिमिटेड है। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जरूरतें छोटी है। लेकिन कमबख्त आप, ये मेरी पिटारे में, क्योंकि पूरे होने का कोई रास्ता ही नहीं है, जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है। आय तो उससे भी छोटी है, लेकिन हमें जरूरत किस चीज की है? अब ये हमें सपनों को छोटा करने की जरूरत नहीं है, हमें आय बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं? 80% 90% लोग भी क्या करते हैं? दिन रात मेहनत करते हैं, और वो बेचारे बाल्टी ढोते हैं, पानी की बाल्टी ढो रहे हैं ऐसे मान लो। लेकिन वो बाल्टी में कमबख्त छेद बहुत सारे हैं। उन छेदों में क्या है? महंगाई, बीमारी, होम लोन, कार लोन, स्कूल फीस, ये जो खर्चे हैं, ये उन छेदों से हमारी बाल्टी रोज खाली हो जाती है। कमाई करने के दुनिया में 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हार्ड वर्क, दूसरा है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या है? हम बाल्टी ढो रहे हैं, 9 से 5 का काम, ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, कम रिवार्ड, कोई भी सम्मान नहीं। स्मार्ट वर्क क्या है? 1-2 घंटे पार्ट टाइम काम करते हैं, कम समय लगता है, कम ऊर्जा लगती है, ज्यादा रिवार्ड मिलते हैं, हर जगह मान सम्मान क्या है? पाइपलाइन बिछा देते हैं, एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। पानी की है तो पानी, स्मार्ट आदमी क्या करेगा? एक पाइपलाइन खोल के बढ़ा देगा। एक साथी नहीं ला रहे हो, लेकिन पानी तो 24 घंटे आ रहा है, पानी 24 घंटे आ रहा है, तो इनकम आ रही।
क्रिएटिंग वेल्थ, वेल्थ क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक है बहुत सारी बाल्टियां ढोइए, जब तक बाल्टी ढोएंगे पैसे आएंगे, जिस दिन बीमार हो गए बाल्टी नहीं ढोई पैसे नहीं आए, जिस दिन किसी कारण से दुनिया से चले गए बाल्टी ढोना बंद पैसे आना बंद। दूसरा ये है कि पाइपलाइन बिछा दीजिए, और ये पाइपलाइन वाले गेम को समझना है ना आपको, तो एक किताब है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, इस किताब को जरूर पढ़िएगा, मेरी सबसे फेवरेट बुकों में से एक है। ये एक बहुत बड़े ऑथर है जिनकी बात मैं कर रहा था, कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, जो मायूर जी ने मेरे को बिजनेस स्कूल किताब दी थी, उसमें मैंने ये देखा था, और ये क्वाड्रेंट देख के ही मेरे को आरसीएम बिजनेस समझ में आया था। यहां मेरे को पहली बार समझ में आया था। मैं 400 रुपए महीने की नौकरी ई क्वाड्रेंट में करता था, मैं 400 रुपए की इसमें करता था, तो मेरे को मालूम था ये कभी भी अमीरी नहीं आ सकती है। फिर मैं दूध बेच रहा था तो एस क्वाड्रेंट में था, मैं मेरी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था तो भी मैं इसमें था, और यहां भी मेरे को मालूम था कि काम नौकरी जैसा ही है। फर्क इतना है, यहां मेरे एक मालिक था, यहां मेरा धंधा मेरा मालिक था, यहां एक आदमी मेरा मालिक था, यहां मेरा धंधा मेरा मालिक था। और 95% वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी दो क्वाड्रेंट में रहती है, 95% लोग इसी दो क्वाड्रेंट में रहते हैं। दूसरी तरफ एक दो क्वाड्रेंट और है, एक बी और एक आई, इधर 5% लोग रहते हैं। लोगों की बात करें तो इधर 5 है, इधर 95 है, लेकिन अगर पैसे की बात करें तो उल्टा है, इधर 95 है, इधर 5 है। यानी अगर देसी भाषा में बोलूं तो मलाई मलाई तो बी और आई वाले ले गए, ई और एस वालों के लिए तो छाछ मिली, और उसमें भी लड़ाई हो रही। वाले जो लोग हैं ये रेट पे फोकस करते हैं। 63 करोड़ सब्सक्राइबर्स महीने का मिनिमम रिचार्ज 100 रुपए का तो करवाता है, मिनिमम। मेरा 600 रुपए का होता है 3 महीने का, तो 200 रुपए महीना होता है। अगर मैं 100 रुपया भी महीने का मानूं तो आप देख लीजिए 63 करोड़ इंटू 100 कितना होता है। मैं 9वीं पास आदमी, गणित नहीं आता है, आप लगाते रहना रात में। इतना पैसा रोज आ रहा है, अगर उसमें से 20, 25, 50% सैलरी में खर्चों में निकाल दो तो भी 50% बच रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है कि अंबानी भाई आज कुछ भी करे या ना करे उनको पैसा आता है, और इसी पैसे में जब ज्यादा पैसा आता है तो वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, काम पे लगा देते हैं। मेरे को एक चीज समझ में आई थी, अगर मैं यहां से यहां आया हूं तो अब यहां से मुझे यहां जाने की जरूरत है, इसमें जाने की जरूरत है। अगर मैं यहां हूं तो भी मुझे इसमें जाने की जरूरत है, अगर मैं तो भी इसमें जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप पैसे से जा सकते हो, पैसा अपने पास है ही नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे, अभी इसकी बात करेंगे। अगर मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देता हूं, एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस खड़ा कर देता हूं, जो मैं रहूं ना रहूं पैसिव इनकम मुझे तैयार करके दे, और इसलिए मैंने आरसीएम बिजनेस को किया। और आज आरसीएम बिजनेस में मेरे को जो इनकम आती है वो एसेट बेस्ड इनकम है, पैसिव इनकम है। आज मैं कुछ भी करूं ना करूं मेरे को पैसा आता ही आता है, माय डियर फ्रेंड। क्यों करना चाहिए हमें आरसीएम बिजनेस? कुछ मनी फ्रीडम मिलता है, आज कुछ नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारे पास तो इतना टाइम है कि 1.25 साल हो गया घर में बैठे हैं, धंधा डबल हो गया है, और फैमिली का टाइम तो इतना ज्यादा हो गया कि फैमिली की पूछती है कई बार, ये कोरोना चले जाए और आप थोड़ी दिन मीटिंग करने चले जाओ तो थोड़ा ठीक है, घर में खा खा के मोटे हो रहे हो। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, काम से आजादी मिल जाती है दोस्त, सिक्योर्ड इनकम है, आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए जायदाद छोड़ सकते हो। एक बीच में उदाहरण देना चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है। सिक्योर्ड इनकम की बात करें, मेरे को पिछले लॉकडाउन में एक आईएएस ऑफिसर मैं गांव जा रहा था, कोई खेत में मजदूर लगे होते पैसे देने के लिए, और मेरे को उन्होंने पहुंच जा रहे हो गाड़ी, मैं बाइक लेके जा रहा था, कारें वगैरह चलने की मनाही थी। मैंने कहा सर मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा क्या काम करते हो? मैंने कहा सर वो मैं बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। बोले नहीं नहीं बताइए। मैंने कहा सर थोड़ी गर्मी है, आपकी गाड़ी में बैठ के बताऊं? बोले हाँ बताइए। मैंने उनसे बोला सर आपके पास पावर है, आप चाहो तो मुझे जेल में डाल सकते हो, बस सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पावर का इस्तेमाल मत करिए, और मैं कुछ सवाल पूछता हूं उनका जवाब दे दीजिएगा।
उनका ठीक है पूछिए। मैंने कहा सर फिर कह देता हूँ, कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आप बहुत शक्तिशाली आदमी हो। एक आईएएस ऑफिसर बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है, और बहुत मेहनत के बाद एक आदमी आईएएस ऑफिसर बनता है। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, सर आज आप आईएएस ऑफिसर हो, आज आप आईएएस ऑफिसर हो, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपको आईएएस ऑफिसर बनने के लिए? बोले बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तब जाके सिलेक्शन हुआ। बोले तीसरी बार में हुआ। मैंने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, आई सैल्यूट यू। सर ये जो मेहनत आपने की, आपका बेटा कितने साल का है? बोले 10 साल का है। सर आपकी जॉब में कितने साल बचे हैं? बोले लगभग 25 साल है। मैंने कहा सर 25 साल बाद आप जब रिटायर हो जाओगे तो आपका बेटा कितने साल का हो जाएगा? बोले 35 साल का। मैंने कहा सर 35 साल बाद आपका बेटा जहां से आप रिटायर होगे वहां से शुरू करेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो आईक्यू अच्छा होगा, वो अगर मेहनत अच्छी करेगा तो बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। मैंने कहा सर आपकी मेहनत का आपके बेटे को कोई फायदा मिलेगा? बोले हाँ एक फायदा मिलेगा, उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाएगा। मैं तो बड़ा गरीब परिवार से रहा हूँ और मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन मेरे बेटे को तो मैं ये दे ही सकता हूँ और दे भी रहा हूँ। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसका आईक्यू कमजोर हुआ और वो अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बना तो? बोले वो तो उसकी किस्मत है। मैंने कहा ओके सर, मतलब आप उसकी किस्मत नहीं बना सकते, ये गारंटी है? बोले यस, कोई नहीं बना सकता, मैं क्या। मैंने कहा ओके सर। दूसरा सवाल सर, आज आपकी फैमिली के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, भगवान ना करे सर अभी इसी समय आपको कोई शूट कर दे, गोली मार दे, तो आपके पुलिस के सुरक्षा गार्ड है वो तो दूर खड़े हैं, मान लीजिए मैं ही आपको गला दबा दूं, फिर क्या होगा? क्या कल आपकी फैमिली को आईएएस ऑफिसर की जो सुविधाएं मिल रही है आपकी वजह से, क्या आपकी फैमिली को मिलेगी? बोले नो। क्या उनके पास वो पद, वो सम्मान, वो नौकर चाकर रहेंगे? बोले नो। अगर अभी आपको हार्ट अटैक आ जाए, क्या गारंटी है सर आप हॉस्पिटल पहुंचोगे? बोले ये तो किसी की गारंटी नहीं, आपको भी हो सकता है। मैंने कहा यस, बट सर आपको होगा ना तो आपका पद जाएगा और पद के साथ साथ सारी सुख सुविधाएं चली जाएगी। अगर यही घटना मेरे साथ हुई तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बिजनेस तुरंत मेरी बीवी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। और सर पहला सवाल, मैं इस बिजनेस में अभी सर 45 का हुआ हूं, अगर मैं आज रिटायर करूं या 15 साल बाद रिटायर करूं, मैं जहां भी छोड़ूंगा 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख मेरा बेटा, और मेरा बेटा जहां छोड़ेगा मेरा पोता वहां से शुरू करेगा। मेरा पोता मेरा पड़पोता वहां से शुरू करेगा। सर मेरी जिंदगी में कभी किसी को जीरो नहीं शुरू किया, में रहने के बाद कुछ बातें और कुछ सोच बदलवाने के बाद कनेक्शन कट हो गया जी मेरा। आवाज आवाज बंद हो गया या मुझे नहीं आ रहा है? नहीं सर बंद हो गया है, नेटवर्क चला गया। अच्छा नेटवर्क चला गया। हाँ नेटवर्क चला गया, वीडियो आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। शानदार, जब तक सर आते हैं एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं, सबका नींद खुल जाएगा। गजब का शानदार प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बेहतरीन आवाज। आ गया मैं आ गया। वो एक बार मैंने आपको बोला था कि वो जाएगा, वो जाके आ गया, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चला कब गया था। वो काफी देर हो गई दिनेश भाई। जी वो एग्जाम्पल चल रहा था आपका आईएएस ऑफिसर वाला। हाँ आईएएस ऑफिसर। जी चलिए, फिर तो कोई ज्यादा नहीं निकला है, क्योंकि मेरे को पता तो चल गया था कि चला गया नेटवर्क, तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे को जो है ना, मेरे पास वो एडवांटेज है कि इस बिजनेस के अंदर मैं लोगों की दुकान बदलवाता हूँ, कपड़े बदलवाता हूँ, प्रोडक्ट बदलवाता हूँ, बातें बदलवाता हूँ, सोच बदलवाता हूँ, और एक दिन उनका पूरा जीवन बदल जाता है। ये सिस्टम की पावर है सर।
उन्होंने कहा ऐसा सिस्टम अगर कोई है तो उस सिस्टम को आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और फिर उन्होंने बोला ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है क्या? मैंने कहा सर आप इसको मेंबर मानिए या कुछ भी मानिए, लेकिन काम तो यही है। लेकिन सर इस काम के ये फायदे भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस बिजनेस में अपने लिए, एक बिजनेस ट्रांसफरेबल टू फैमिली है, आप इसमें एक लेगेसी छोड़ते हैं। अच्छी हेल्थ आपको यहाँ मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है, रिगार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। कौन जानता था इस दूध वाले नौवीं पास आदमी को गुजरात का अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन ये इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान मिलता है, अच्छे लाइफ टाइम दोस्त मिलते हैं, दिनेश भाई जैसे, शुक्ला जी जैसे, भावेश भाई जैसे। सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है यार। मैं तो नहीं हूं सेलिब्रिटी, लेकिन आज हमारे रवि शर्मा जी, आज हमारे वत्स साहब, राजाराम जी, विजेंद्र जी, ये सब सेलिब्रिटी है इस बिजनेस के। पीस ऑफ माइंड मिलता है, चैरिटी कर सकते हो आप, फॉरेन ट्रिप कर सकते हो। अभी थाईलैंड का टूर आया हुआ पड़ा है लोगों के लिए। तो आपको क्या क्या चाहिए इस बिजनेस में? हर चीज तो आपको मिल रही है इस बिजनेस में। कोई भी तो ऐसी चीज है नहीं जो आपको नहीं मिल रही है, हर चीज आपको ये बिजनेस दे रहा है। उसके बाद कुछ साइलेंट फीचर है। क्या है साइलेंट फीचर? फ्लेक्सिबल टाइम प्लेटफॉर्म है, टीम वर्क होता है, मेंटरशिप होती है, फैमिली बिजनेस होता है, बहुत सारे फायदे हैं। 19वीं सदी का जो बिजनेस था वो क्या था? बिचौलियों के माध्यम से हमारे पास सामान आता था, 60% पैसा बिचौलियों में चला जाता था। 21वीं सदी में डायरेक्ट हमारे साथ सामान आता है, ये सारी कंपनियां आज डायरेक्ट बिजनेस करती है और ये बीच का पैसा वापस आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं? इसमें ज्वाइनिंग फ्री होती है। क्या करते हैं हम लोग? पहले जो करते हैं वही अब करते हैं। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, क्लीनिंग, कपड़े धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सारे काम करने हैं। बस पहले इन कामों से पैसा नहीं आता था, अब इन कामों से हमें पैसा आता है। ग्राहक के रूप में हम दो काम जरूर करते हैं, खर्चा और चर्चा करते हैं। चाहे हम गंगानगर में रहे, चाहे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहे, चाहे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में रहे, हमारी आदत है हम छोटे छोटे खर्चे करते हैं, छोटी छोटी चर्चा करते हैं। और इस खर्चे से और इस चर्चा से हम ये दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं। जीवन भर हम इन दूसरों को अमीर बनाते हैं। नेट नहीं चलता है तो हम अपने दोस्त को जियो की सलाह दे देते हैं। मोटरसाइकिल अच्छा नहीं लगता है तो हम मोटरसाइकिल की सलाह देते हैं, कार की सलाह देते हैं, पेट्रोल पंप की सलाह दे देते हैं, कपड़े बता देते हैं, सब तो बताते हैं। इससे हम दूसरों का नेटवर्क बना रहे हैं। आरसीएम बिजनेस में हमें अपना नेटवर्क बनाना है और ये बीच का पैसा लेना है। कंपनी के बारे में आप सब लोग जानते हो, इसलिए इस पर ज्यादा बात करूंगा नहीं मैं। ये सारी चीजें आप जानते हो। एक सवाल मेरा है आपसे, ये जितने भी सामान है, आप हॉर्लिक्स लेते हो, आप बॉर्नविटा लेते हो, आप टाटा नमक खाते हो, आप क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज करते हो, आप लक्स यूज करते हो, डव यूज करते हो, कोलगेट करते हो, रेड लेबल करते हो, नवरत्न तेल करते हो, ताजमहल चाय पीते हो। मेरा सवाल है, क्या ये सब प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में पैसा आता है? आप कहोगे नहीं आता है। ये सारे सामान आप घर में लाते हो, इनसे क्या होता है? केवल खर्चा होता है और आपकी थोड़ी बहुत बचत होती है, वो भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ ये प्रोडक्ट है, वहां एक्स ब्रांड था, यहाँ आरसीएम ब्रांड है। एक्स ब्रांड को यूज करने से पिछले 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल से भी यूज कर रहे हैं, हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन ये ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने से हिंदुस्तान में लाखों लोगों को लाखों रुपया महीना आ रहा है और लाखों लोग, हजारों लोग करोड़पति, अरबपति बन चुके हैं। फिर आवाज चला गया लगता है। जी सर, सर आवाज चला गया। नेटवर्क रेंज का। ऑडियो दिखाई दे रहा है, रेंज में नहीं है। ऑडियो में तो सब है, आवाज ही चला गया। कवरेज चला गया बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजा आ गया। थोड़ा सा है अभी रुकना, भागना मत कोई। अब शानदार बातें होने वाली हैं। जो लास्ट में होता है पिक्चर, ओरिजिनल असली पिक्चर लास्ट में होता है।
बहुत ही जबरदस्त तमगा है, जबरदस्त दाग है। जब तक सर आते हैं हमारे बीच में, हमारे बातें होने वाली है जो लास्ट में हमारे बीच में है, तो हम एक बार जोरदार तालियों से इनवाइट करते हैं जयेश शुक्ला सर। वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर दिनेश सर, बहुत शानदार। वेलकम सर, वेलकम। बिल्कुल आत्माराम सर जो बात आज कर रहे थे वो बहुत शानदार बात कर रहे थे। एक ऐसे क्वाड्रेंट की बात उन्होंने करी आज, ESBI क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सर, जैसे ही आते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत। और जिस हमेशा एक बार कटता है, आज 2 बार कट गया, पता नहीं क्यों कट गया। सर आज गए हैं तो लेकिन एक ही स्लाइड बची है, मैं ले लेता हूँ इसको। बिल्कुल, ओवर टू सर आत्माराम सर, ओवर टू सर। जी सर, जी सर, जी वेलकम वेलकम सर। ये मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया। ये जो स्लाइड है ये आपके लिए स्पेशल है। क्या आप 10,000 का सामान खरीदते हो, 8,000। दिनेश भाई थोड़ा सा आप बोलते रहेंगे ताकि मेरे को पता रहे कि सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है सर। आप 10,000 का सामान खरीदते हो आरसीएम में, बाजार से आपको आरसीएम में 8,000 में मिलता है, जिसपे 5,000 बिजनेस को पता नहीं क्यों कट गया। और ये 5,000 बिजनेस को है और ये डिस्काउंट है MRP का। ये टोटल जो सेविंग बनती है ये 3,500 रुपया बनती है, सारे कमीशन और ऑफर सहित है ये। अगर इस सेविंग को सिप में इन्वेस्ट कर दें, यानी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में डाल दें, और जो इंडियन शेयर मार्केट ने पिछले 40 साल का जो रिटर्न दिया है 12% में, अगर उसी को मानो, और पिछले 40 साल का 8% इन्फ्लेशन है, अभी तो इस साल का 23-24% रहा है, वो 23-24% को मैं छोड़ देता हूं, केवल 8% इन्फ्लेशन मानूं, और मैं 8% सालाना इन्फ्लेशन और 12% रिटर्न लेता हूं, और 10 साल में ये 3500 रुपए का मेरा जो बचत होती है ये 10,92,000 हो जाती है। 20 साल में ये जो मेरा बनेगा पैसा ये 59 लाख बन जाएगा। 30 साल में 2,47,85,000 हो जाएगा। 40 साल में 9,27,99,000 और 50 साल अगर मैं आरसीएम की दुकान से सामान लाऊंगा तो 33 करोड़ रुपया मेरे पास बचत हो जाएगी। और ये बात कर रहा हूं केवल दुकान बदलने से, काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। जुबान तो खोलनी नहीं है, बिना जुबान खोले है इतना, तो जुबान खोलोगे तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, सभी साथियों से, क्या पिछले 50 साल में आपके घर में नमक नहीं आया? आया। क्या पिछले 40 साल 50 साल में आप लोग साबुन से नहीं नहाए? क्या आपने कपड़े नहीं पहने? क्या आपने चाय नहीं पी? क्या आपने जूते चप्पल नहीं पहने? क्या आपने अंडरगारमेंट्स यूज नहीं किए? क्या आपने बॉडी लोशन यूज नहीं किया? क्या आपने शैम्पू यूज नहीं किया? क्या आपने पापड़ नहीं खाया? अचार नहीं खाया? मसाले नहीं खाए? आपने ऐसा क्या काम है जो नहीं किया पिछले 20, 30, 40, 50 साल में? सब कुछ तो आपने किया, लेकिन ये सब कुछ करने से आपने अमीर किसी और को किया। आरसीएम बिजनेस ने आज आपको एक मौका दिया है ये सब कुछ करते हुए खुद को अमीर बनाने का। आप कमा के करोड़पति बने या नहीं बने, आरसीएम बिजनेस आपको ये मौका देता है कि आप खा के भी करोड़पति बन सकते हैं। आत्माराम कुछ भी झूठ बोल सकता है, मैथमेटिक्स आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये खा के करोड़पति बनने का है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 50 साल पहले आरसीएम आ गया होता, दादाजी ज्वाइन कर लेते तो आज 33 करोड़ होता। बिल्कुल होता। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को मान लेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो ये 33 करोड़ रुपया को नहीं माने। वो इस रुपया को नहीं मानेंगे 33 करोड़ को। मालूम नहीं 33 करोड़ देवी देवता है या नहीं है इस धरती पे, हिंदुस्तान में, लेकिन ये 33 करोड़ रुपया आरसीएम के प्रोडक्ट में छुपा हुआ है, ये मेरे को पक्का पता है। और अगर ये आपने मान लिया, अगर आपने आज से एक कसम खा ली कि मेरे घर में हर महीने आरसीएम का प्रोडक्ट आएगा, जितना भी लगता है सारा आरसीएम का आएगा, और थोड़ा बहुत कम लगता है तो पड़ोसी को भी आरसीएम खिलाऊंगा, तो अगले 50 साल में ये 33 करोड़ आपका है। लेकिन अगर आपने ये बात को 2, 4, 5 और फैमिली को बता दिया, और उन्होंने 2, 4, 5 को और बता दिया,
तो पिछले 20 साल में जहां 60 लाख आना था ना, वहां राजाराम जी को 200 करोड़ आ गया, विजेंद्र जी को 300-400 करोड़ आ गया, ओपी शर्मा जी, रवि शर्मा जी के घर में तो गिनती नहीं है कितना आ गया, हर महीने 50 लाख आता है। केसी जी, बीसी जी, गिनती नहीं कर सकते, मशीनें लगा दो ना तो भी कई दिन लगेंगे गिनने में, केवल 20 साल में। दोस्त, बहुत बड़ा अवसर है हमारे पास में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये करेंगे, कुछ लोग आज भी नहीं करेंगे। आपके सामने एक पिक्चर है, एक 10 हंसों के जोड़े बैठे हैं एक जंगल में अचानक आग लग गई, 5 हंसों ने उड़ने का फैसला किया। मेरा सवाल है, इस आग को देख के 5 हंसों ने उड़ने का फैसला किया, अब जंगल में हंस कितने बचे हैं? ये जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ही बात लास्ट में करूंगा दोस्त, तुम यूं ही सोचते रहोगे दूसरे बढ़ जाएंगे, तुम यूं ही टालते रहोगे दूसरे कर जाएंगे, अवसर कभी रुकते नहीं आगे बढ़ जाएंगे, खाली हाथ मलते रहोगे सपने मर जाएंगे। हंस अभी भी 10 के 10 है मेरे दोस्त, क्योंकि फैसला लिया है 5 ने उड़ने का, उड़े नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने आज फैसला लिया है कि नहीं कुछ भी हो जाए, अगर ये 9वीं पास आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फैसला किया है, आपने आरसीएम किया नहीं है। आपके सामने अभी एक बहुत बड़ा टारगेट चल रहा है, आपके अपलाइनों ने आपको बताया होगा, लेकिन अगर नहीं बताया होगा तो मैं उस टारगेट पे एक बार फिर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं दिनेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी पीपीटी शेयर करेंगे और वो टारगेट पे बात करेंगे। देखिए दोस्त, हम एक बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर एक नियम होता है, इस बिजनेस में एक नियम होता है कि हमें बिजनेस का सीधा सा संबंध टर्नओवर से होता है। बिजनेस का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो टर्नओवर से होता है, और अगर आप टर्नओवर कर सकते हो तो आप पैसे बना सकते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है बताऊं आपको, हम लोग टर्नओवर बेस्ड बिजनेस करते ही नहीं है। हम लोग नेटवर्क में आ गए ना तो हम केवल नेटवर्क की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि नेटवर्क ही करना है, लोगों को जोड़ना है। आप दुनिया में कोई भी काम करोगे, जब तक आप सफल नहीं होगे, जब तक कि आप उसमें टर्नओवर क्रिएट नहीं करोगे। आपको टर्नओवर क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। आप जब तक टर्नओवर क्रिएट नहीं कर सकते तब तक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो ही नहीं सकता है। हम इस बिजनेस में है ना, हम नेटवर्क बिजनेस में हैं, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में कौन से बिजनेस में है? हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है। हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है। अगर आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो, थैंक यू सर, अगर आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो क्या होगा? क्या होगा 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से? आपको 10-15 हजार रुपए की बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी टीम में 25,000 बीवी करने वाले 10 लोगों का नेटवर्क बना देते हो, 10 लोगों का नेटवर्क बना देते हो, तो आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी। अगर आप वही नेटवर्क 100 लोगों का बना देते हो तो आपकी इनकम 20 गुना 30 गुना भी हो जाएगी। यानी आपके ग्रुप में जितना ज्यादा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना ज्यादा लोग प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, जितना ज्यादा लोग, देखिए बाजार में आप और कोई काम करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप खुद बेचो तो किसी दूसरे को बेचने में लगा दो, अपने साथ में नहीं लगा सकते। लेकिन आप आरसीएम बिजनेस में लगा सकते हो, और आप लोग इतने लकी हो कि आपके अपलाइनों ने आपको इतने अच्छे ऑफर दे रखे हैं। मेरी दिनेश भाई से शाम को बात हो रही थी, इन्होंने कहा सर हमने तो इस बार जून में बहुत बड़ा धमाका कर रखा है, ऑफर दे रखा है। मैंने कहा क्या ऑफर है? बोले 2500 बीवी पे हम टारगेट में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। 2500 बिजनेस वॉल्यूम का कोई सामान कंसिस्टेंसी करता है? अरे 2500 बीवी तो कंपनी का दिया हुआ ऑफर है, छोटे से छोटा है, उस पर भी आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आपको टाई फ्री मिल रही है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम या 5 ज्वाइनिंग। मैं तो नहीं देता हूं, ये महावीर जी और ये दिनेश भाई और ये इनकी टीम दे रही है, ये मैं नहीं देता हूं ये चीजें। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी या 5 ज्वाइनिंग किसी भी करो तो टाई मिलती है। 10,000 बीवी या 10 ज्वाइनिंग पे क्या है? अच्छा, एक मैजेस्टी पैंट शर्ट का कपड़ा मिल रहा है। वाह यार, और क्या है? दोनों कर लेंगे तो दो मैजेस्टी कपड़ा जोड़ी, यानी अगर 5 ज्वाइनिंग करवाओ, 10 ज्वाइनिंग करवाओ और 10,000 बीवी करो तो 2 जोड़ी कपड़ा मिलता है। 25,000 बीवी या 25 ज्वाइनिंग पे बैग मिलता है, और दोनों टारगेट करो तो डबल बैग मिलता है। यस। और 50,000 बीवी करो तो या 50 ज्वाइनिंग, एक साई लिबास सूट लेंथ मिलती है, और दोनों करो तो 2 साई लिबास सूट लेंथ मिलती है। और साथ में उज्जवल पाटनी जी की फ्री ट्रेनिंग मिलती है अगर 25,000 में 15,000 बीवी न्यूट्रीचार्ज का है तो। यस, 15,000 का न्यूट्रीचार्ज है। एक बात बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज मैं इस बिजनेस के अंदर सफल ही नहीं होता अगर मेरे अपलाइन मुझे पकड़ के दिल्ली एक ट्रेनिंग में नहीं ले जाते थे।
600 रुपया खर्च हुआ था, तब मैं 2000 बचा कमाता था, दूध में 1500 2000 कमाता था, तब मेरे 600 रुपए लगे थे। अपलाइन ने बोला अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो दिल्ली चलो, और मैं दिल्ली डॉक्टर विजय बत्रा जी की ट्रेनिंग में गया। लेकिन वो 600 रुपए लगा के मैं वहां गया और वो 2 दिन की ट्रेनिंग भरी थी, वो मैंने अटेंड की। उस ट्रेनिंग के अंदर विजय बत्रा जी ने एक बात बोली थी, अगर एक अध्यापक का बेटा देश का सफलतम उद्योगपति धीरूभाई अंबानी बन सकता है, एक मछुआरे का बेटा देश का सफलतम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप लीडर क्यों नहीं बन सकते? तो मैंने कहा एक किसान का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता है? ये उस दिन वहां से एक सोच लेके आया था, उस एक ट्रेनिंग की वजह से मैं बहुत लंबे समय तक, आज भी उस ट्रेनिंग की वजह से आरसीएम में हूं, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में एक और ट्रेनिंग हुई थी डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी की अहमदाबाद में, और उस ट्रेनिंग में बीसी सर मेरे को लेके गए थे। 15,000 रुपए डॉक्टर जितेंद्र आडिया जी की फीस थी। अगर दिनेश भाई जानते होंगे तो, दिनेश भाई उनके शिष्य रहे हैं तो दिनेश भाई को अच्छी तरह से पता है। ये 15,000 रुपए लेते थे 3 दिन की वर्कशॉप के, और रहना खाना पीना अलग होटल में था मेरा और बीसी सर का। 25,000 रुपए लगा के मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की थी। लेकिन वो ट्रेनिंग में माइंड पावर की जो शक्तियां बताई गई थी और जो माइंड गेम बताया था, और वहां से उन्होंने एक बात बोली थी, या तो आप अपने काम को अपना प्रोफेशन बना लीजिए, या अपने प्रोफेशन को अपना पेशन बना लीजिए। यानी या तो आपका काम जो है उसको आप अपना पेशन बना लीजिए, या अपने पेशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। मेरे पास पेशन तो नहीं था, लेकिन मैंने आरसीएम प्रोफेशन को अपना पेशन बना लिया, और उस एक लाइन की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि आज मैं आरसीएम बिजनेस को करता नहीं हूँ, आज मैं आरसीएम बिजनेस को जीता हूँ। एक और ट्रेनिंग में मैं गया, बंबई में गया था, मिस्टर राजेश तांबे, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जी के ऊपर आते थे वो दलाल स्ट्रीट के डॉन के नाम से, डी स्ट्रीट का डॉन। और मैंने एक दिन उनको सुना और मेरे को शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानना था, तो मैं उनका नंबर निकाला, कांटेक्ट किया, 5,000 रुपए उनके अकाउंट में डाला, और उसके बाद बंबई चला गया और जी के स्टूडियो में जाके उनसे मैं मिला, और वहां से मैंने शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज ली, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ जाना। उसके बाद में मैंने संतोष नायर का एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा था जिसकी फीस 5,000 रुपया थी, और उससे मेरे को बहुत फायदा मिला। उसके बाद मैंने उज्जवल पाटनी का एक ऑडियो सेट 2200 रुपए में खरीदा था। अगर आज ये प्रोडक्ट आपके सामने है तो दोस्त सीधा नहीं है, कुछ तो ट्रेनिंगों का असर रहा है। और आज आपके सामने एक ऐसा मौका है जब 15,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज करके आप डॉक्टर उज्जवल पाटनी की ट्रेनिंग, और वो भी प्योर आरसीएम की ट्रेनिंग, मतलब वो नेटवर्क मार्केटिंग के उज्जवल पाटनी बहुत बड़े विख्यात विश्वविख्यात वक्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े विशेषज्ञ है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब वो यूट्यूब पे बोलते हैं तो उनको कॉमन इंडस्ट्री के बारे में बोलना होता है, लेकिन जब वो हमारे बीच में आएंगे तो सिर्फ आरसीएम की बात करेंगे। और अगर आपने उनको ठीक ढंग से सुन लिया, मेरा ऐसा मानना है आरसीएम बिजनेस में आपका जीवन बदल सकता है। अगर उन्होंने उनको ठीक ढंग से आपने सुन लिया, आपकी पिन बदल सकती है, और एक दो नहीं कई सारी पिनें बदल सकती है। एक बहुत बड़ा मौका आपके पास आ रहा है, और 15,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्रीचार्ज छुट्टियों का काम है दोस्त। अरे आज लेके घर में रख लो ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी अभी हमारी सरकार के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं मुंह बाई खड़ी हुई है। नरेंद्र भाई मोदी के लिए 2 समस्याएं इस वक्त सबसे बड़ी है, और आप उनको अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो इन 2 समस्याओं में आप मदद कर सकते हो। समस्याएं 3 है। नंबर 1 बॉर्डर, चाइना बॉर्डर देख लो, पाकिस्तान बॉर्डर देख लो, नेपाल बॉर्डर देख लो, बांग्लादेश बॉर्डर देख लो, श्रीलंका बॉर्डर देख लो, सब तरफ टेंशन ही टेंशन है। लेकिन उसके लिए हमारे फौजी भाई अच्छे से निपटने के लिए तैयार है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो टेंशन है हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने, वो टेंशन है फिजिकल इम्यूनिटी। फिजिकल इम्यूनिटी आज सबसे बड़ी टेंशन है। और तीसरी जो टेंशन है वो है फाइनेंशियल इम्यूनिटी। लोगों की सेहत को कैसे बचाया जाए और लोगों की फाइनेंशियल सेहत को कैसे बचाया जाए। पहले वाली का समाधान तो हम नहीं कर सकते, वो तो बॉर्डर पे फौजी करेंगे और प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल करेंगे। लेकिन दूसरे वाली का इलाज आरसीएम में हमारे सबके हाथ में है। हम हमारे न्यूट्रीचार्ज के और जो हमारे दूसरे जो प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल वगैरह, इन प्रोडक्ट को देके और आरसीएम के मसाले वगैरह लोगों को खिला के, आरसीएम का जूस वगैरह पिला के हम लोगों की फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और वो फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और साथ में उससे उनकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। सलोनी यूनिवर्सिटी है हिमाचल के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आज ही उसका 75,000 रुपए का एक डिप्लोमा कोर्स आया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है। मेरे स्टेटस में पड़ा है, यूट्यूब व्हाट्सएप पे आप देख लेंगे। 75,000 रुपए फीस है और 1 साल का डिप्लोमा है डायरेक्ट सेलिंग का।
1 साल का डिप्लोमा है डायरेक्ट सेलिंग का, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी 12वीं ये बीए करने के बाद या आपके बीबीए वगैरह करने के बाद 1 साल का डायरेक्ट सेलिंग का डिप्लोमा है। 6 महीने आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद 6 महीने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने भेजा जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 6 महीने बाद उसने करना क्या है? वो तो जिस दिन सीखने आएगा यूनिवर्सिटी में, जिस दिन उसका वो ट्रायल होगा, उसी दिन वो ज्वाइन कर लेगा, उसी दिन से चालू हो जाएगा। आप सोचिए आने वाले समय में क्या होगा। मैं बताऊं, मेरे दादाजी को नौकरी लगाया था तो भाग के आ गए थे, और पीछे से नौकरी वाले बुलाने आए थे। मेरे दादाजी को नौकरी मिली थी तो भाग के आ गए थे। पटवारी की नौकरी मिली थी, फिर तहसीलदार की मिली थी, भाग के आ गए थे, बोले नहीं करनी, गवर्नमेंट की गुलामी करेंगे क्या? हमने हमारे बाप की गुलामी नहीं की, हम किसी आदमी की गुलामी करेंगे क्या? वो भाग के आ गए थे। आज उसी पटवारी की नौकरी के लिए सब दुनिया भाग रही है, भाग रही है, सब पीछे भाग रहे हैं, बोले कैसे ही मिल जावे। लाखों करोड़ों में कंपटीशन फाइट करते हैं। 12 लाख बच्चे बैठते हैं बीएड में, 30,000 का सिलेक्शन होता है। 12 लाख में 30,000, पहले 30,000 में से 15,000 जाते थे, सीटें 30,000 है, जाते 15,000 थे, और 5 भाग के आ जाते थे, पीछे 10 ही बचते थे। अभी 12 लाख बैठते हैं और 30,000 को नौकरी मिलती है। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में भी यही होने वाला है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर हमें देख के भागता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को देख के हमें भागना पड़ेगा। बोला इसको ज्वाइन कौन करवाए? फिर पूछेंगे डिप्लोमा कौन सी यूनिवर्सिटी का है? बोले सुलुन्नी का है। बोले इसने सबसे पहले चालू किया था, इसका है तो ज्वाइन करवा लो। बोला दूसरी का है, बोले चेक कर लो भाई, हो सकता है, फर्जी बहुत चलता है हिंदुस्तान में, ये वाला डिप्लोमा नहीं चलेगा, इसको ज्वाइन नहीं करवा सकते। दोस्त, अवसरों को पहचानिए, मौके को पहचानिए। 10-15,000 20,000 बिजनेस वॉल्यूम से आरसी बिजनेस लोग ज्वाइन करेंगे, आज भी करते हैं। आप ठरका लगा के बोलोगे 15,000 कराओ, मल्टीनेशनल कंपनी है मदर ऑफ ऑल एमएलएम, नाम नहीं लूंगा, उसकी ज्वाइनिंग का रेट 10,000 कर दिया और 6 महीने फ्री कर दिए कि 6 महीने लगातार 10,000 रुपए का सामान लीजिए, हम देखेंगे कि आप में सक्षम हो क्या 10,000 का लेने के लिए। जब 6 महीने कंप्लीट कर लोगे तो आपका फॉर्म ग्रीन करेंगे, तब तक आप रेड जोन में रहेंगे। सर, उन्होंने एमएलएम बनाई थी और इंडिया में उन्होंने अपना कानून ला दिया। थोड़े दिनों बाद में टीसीजी भी ये कानून लाने वाले हैं। घाटे में वो रहेंगे जो जुगाड़ लगा के 500 बीवी का करते हैं, 1000 बीवी का करते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 बीवी अगर करना सीख जाओगे ना सर, तो टीम में भी वही डुप्लीकेशन होगा। महावीर जी कहते हैं साल में 4 महीने टारगेट के होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। मैं कहता हूं सर 4 महीने नहीं होते हैं, साल के 12 महीने टारगेट के होते हैं। वैसे 4 महीने नहीं चाहिए, 12 महीने चाहिए सर। आपकी टीम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, हर महीने ग्रोथ आती है। मार्च से ज्यादा बिजनेस आपने जून में अभी तक कर रखा है, ये मेरे को सूचना आ चुकी है। इस ग्रोथ को बरकरार रखिएगा और एक याद रखिएगा, टर्नओवर क्रिएट मनी, नेटवर्क नोट क्रिएट मनी। खंभों का नेटवर्क बिछा दो, अगर उस पर जाल नहीं आएगा तारों का, और अगर टर्नओवर नहीं होगा, विद्युत का कंजम्पशन नहीं होगा, तो किसी भी ग्रिड को, बिजली स्टेशन को पैसा नहीं मिलेगा। टर्नओवर क्रिएट मनी। अगर आपने टर्नओवर नहीं करना सीखा, मनी नहीं मिलेगा। पैसा बनाना चाहते हो तो पहले टर्नओवर करना सीख जाइए। हाँ, 25,000 नहीं होता तो 15 करिए, 15 नहीं होता 10 करिए, लेकिन एक ध्यान रखिए, आसानी से जो होवे वो कभी मत करिए। 5,000 आसानी से होता है ना तो 10 करिए, 10 आसानी से होने लगे तो 15 करिए, 15 आसानी से होवे तो 20 करिए, 20 आसानी से हुए तो 25 करिए, 25 आसानी से हुए तो 30 करिए, 30 आसानी से। अपने साथ हमेशा टफ रहिए सर। अगर आप खुद के साथ टफ रहेंगे तो लाइफ आसान रहेगी, और अगर आप लाइफ के लिए आसान रहेंगे, आप खुद के साथ आसान रहेंगे तो लाइफ टफ रहेगी। डिसाइड आपको करना है, लाइफ को टफ बनाना है कि खुद को टफ बनाना है। खुद के साथ टफ रहना सीख लीजिए। कभी भी खुद को आसान टारगेट मत दीजिएगा, जो मुश्किल होना वो करिएगा, क्योंकि आदमी मुश्किल टारगेट करने के लिए पैदा हुआ है, आसान काम करने के लिए पैदा थोड़ा ही हुआ है। अगर आसान ही काम करना होता तो फिर गाय बना देते ना हमें। खाना खाना है, दूध लेना है, गोबर करना है, फिनिश। आसान ही करना होता तो और जीव जंतु बना देता ना। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव जन्म मिला है, आसान करने के लिए थोड़ा ही मिला है सर। आसान करने के लिए नहीं मिला है, कुछ खास करने के लिए मिला है, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, कुछ बनाने के लिए मिला है, कुछ कीर्तिमान बनाने के लिए मिला है, कुछ इतिहास रचने के लिए मिला है। आसान काम तो नरेंद्र मोदी के लिए चाय बेचना था, फिर प्रधानमंत्री काहे को बना? प्रधानमंत्री बनना आसान था क्या? कितने रोड़े थे रास्ते में। मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं, जानता सब कुछ हूं।
कितने रोड़े थे प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में, लेकिन आसान था क्या? आसान नहीं था, लेकिन उसने टफ रास्ते को चुना। तो आज दुनिया के 253 देश मोदी जी को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेता मानते हैं। एक दो नहीं, 253। जो किसी जमाने में पासपोर्ट वीजा नहीं देते थे देश में घुसने का, आज वो कहते हैं तू आ तो सही हमारी धरती पे यार, तू आ जाए तो हमारी धरती पवित्र हो जाए। क्यों क्यों इतना सम्मान करते हैं, क्यों इतना नाम करते हैं? बिकॉज उसने कभी आसान रास्ते को नहीं चुना। जो आसान रास्ते होते हैं ना, वो कभी भी आपको सफलता की ओर नहीं लेके जाते। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, आरसीएम बिजनेस आपके पास अमीर बनने का एक अच्छा माध्यम आ गया, लेकिन अब इसमें भी आप अरे अमेरिका सबसे बड़ा शॉर्टकट तो आरसीएम है। इतना बड़ा शॉर्टकट मिल गया, अब लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो इसमें भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट नहीं ढूंढना है माय डियर फ्रेंड, अपलाइन को सरेंडर करना है। अपलाइन जो भी बोले वो करना है। आंख बंद कर लीजिए और अपलाइन को बोलिए बस। अरे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की फोटो के सामने नतमस्तक किया था तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया था, क्योंकि अर्जुन इफबट करता था, एकलव्य इफबट नहीं करता था, क्योंकि मूर्ति के सामने इफबट नहीं होता है। गुरु द्रोण अर्जुन को जब पढ़ाते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे, तो अर्जुन इफबट कर लेता था, क्योंकि वो जीवित आदमी थे उनके सामने। लेकिन एकलव्य के सामने क्या था? गुरु द्रोण की मूर्ति थी। मूर्ति से इफबट हो सकता है क्या शुक्ला जी? नहीं हो सकता है। अब मूर्ति से इफबट हो ही नहीं सकता है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना है। और एकलव्य ने वही किया, तो अर्जुन से अच्छा धनुर्धर बन गया। वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धर बना। आप भी अपने अपलाइन को वो मूर्ति मान लीजिए और उसके आगे सरेंडर कर दीजिए, और वो टारगेट जो भी बोल दे उसके ऊपर आंख बंद करके लग जाइए। मेरी गारंटी है जो काम 5 साल में होना है ना, वो 2.5 में हो जाएगा। जो 6 महीने में होना है वो 3 महीने में, जो 5 साल में होना है वो 2.5 साल में, जो इस जन्म में होना है वो इस जवानी में ही हो जाएगा यार। सरेंडर योर अपलाइन एंड फोकस ऑन योर टारगेट। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, 4 महीने टारगेट को तो कम से कम बनाइए। अगर साल के 365 दिन बनाओ दैट्स गुड, लेकिन अगर 365 दिन नहीं बना सकते, कम से कम 120 दिन तो बना लीजिए। अगर 120 दिन आप टारगेट में रहे, हिंदुस्तान में आप नंबर 1 हो, और आप लोगों को नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं नंबर 1 लोगों के बीच बैठा हूं, और मैं सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहूंगा। 500 लोग अभी तक बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि इस बार कुछ ऐसा हो कि 500 लोग, दिनेश भाई और महावीर जी और ये जितने भी सीनियर लीडर है, महावीर जी का तो खैर शायद नहीं होगा इस लिस्ट में नाम, लेकिन दिनेश भाई एंड इनकी टीम जितने भी है, 120 की जेबें खाली करवा दो ना यार, ताकि ये दोबारा कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं कि कोई टारगेट दे दे मैं टीम को। छोड़ो मत। मैं तो कहता हूं 25,000 वाले पे ऐसे ठोक दो कि टीसीजी को भी सोचना पड़े दिनेश भाई ने लॉकडाउन में किया क्या है। और सच बताऊं, प्रधानमंत्री जी को भी सपोर्ट हो जाएगा, आपको भी सपोर्ट हो जाएगा। नुकसान थोड़ा बहुत दिनेश भाई आपके सीनियर अचीवर्स का होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले का खूब कमाया हुआ इस बार बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, फिर कमा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त, शानदार। मैं हमारे दूसरे शुक्ला सर को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सर का अभिवादन करें कि इतना जानदार शानदार जो प्रोग्राम दिया है उसके लिए। वेलकम शुक्ला सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आत्माराम सर, रियली सर, आपने आज जो नॉलेज जो दिया है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी का जो आज आपने बताया कि जो हेल्थ और जो वेल्थ के बारे में आपने अपडेट किया है, वो रियली हम और जितना जानदार और शानदार इसकी इतना तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि रियली आज आपने जो एक नॉलेज आपने दिया है, एक बिजनेस को लेके जो रियली आपने अपडेट किया है। आई थिंक लोग अगर ESBI क्वाड्रेंट को अगर सिर्फ इसी चीज को अगर आप लोगों ने समझ लिया, और जो इन्फ्लेशन का जो 8% 12% का जो आपने दिखाया, वो आपने एक बड़ी शानदार बात आपने बोली कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो डाटा आपने दिया है, रियली इस मिरेकल सर कर दिया आपने कि 33 करोड़, मतलब आप 50 साल के अंदर में
आप बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आत्माराम जी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका डाटा नहीं झूठ बोल सकता सर। तो रियली डाटा जो है रियली बहुत शानदार है, और सभी लोग इस चीज को अपने दिल पे आज आपको लेना है कि सर ने जो आज दिया है। तो मैं सर का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो भी बातें सर आज आपने एक एक बात जो बोली है, चाहे वो ESBI कैश फ्लो के बारे में आपने जो बात करी, आपने बात करी क्या नाम डाटा के बारे में बात करी, आपने जियो के बारे में बात करी, कि आपने मनी टाइम इज मनी के बारे में बात करी, बहुत ढेर सारी आपने बात करी। एक एक छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे पहलू को आपने टच किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज आपने जो इन्फ्लेशन का बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक नॉलेज बढ़ाने वाली बात थी। और रियली इसीलिए हम ऑलवेज मैंने जो सीखा है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन बट फॉलो नो वन और क्रिएट देयर ओन वैल्यू। तो वैल्यूज को आज बढ़ाने में आपका योगदान आज बहुत बड़ा रहा है सर। तो ये जो वैल्यू आपने बढ़ाई है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये वैल्यू बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी टीम के साथ में, और अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और अगेन वापस दिनेश भाई के पास में जाना चाहता हूँ सो दैट मीटिंग का कंक्लूड करें। और एक बार सर का बिल्कुल आभार जरूर ये व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड जरूर व्यक्त करें सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आज आत्माराम जी आपने बिल्कुल आत्मा से जो बात की, अब इतना मतलब कि खुलकर बात कर रहे थे, आपका चेहरा इतना प्रसन्नचित्त था कि आज अंदर से, और आपने जो मैसेज दिए हैं अपनी स्टोरी से खास करके कि आप किस स्थिति से आए, और आपने इसे अपनी स्टोरी के साथ ऐसा जोड़ दिया एक एक मोड़ को कि सारा, और ये सभी के जीवन में आता है, और जो नए लोग हैं उसको भी समझ में आएगा, और सीनियरों को ये समझ में आएगा कि हमारी टीम को जब चैलेंज आपके सामने आएगी, जैसे आपने 2 साल की स्थिति बताई और 2 साल में सिर्फ आपके पास कुछ नहीं बचा था और 18,000 सिर्फ रुपए आए, और वो परिस्थिति मैं मानता हूं कि शायद इसमें से 80-90% की होती होगी। और वहां से निकलकर जो आपने ये जो रास्ता निकाला, अपलाइन के पास गए, आप अपलाइन से दूर नहीं हुए। ज्यादातर 90% गलती लोग ये कर देते हैं। आपने बहुत बड़ा संदेश दिया सर कि डूबते वक्त हाथ पैर हिलाना छोड़ देते हैं, और आपने क्या किया, सहारा पकड़ने की कोशिश की। ये मैसेज बहुत जबरदस्त है। आपने अपलाइन के पास चले गए और आपने बताया कि आप जो कहें मैं करूंगा। तो ये चीज 90% नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज आपने जो सीख दिया, ये 2 साल का जो स्टोरी आपने बताया, और कैसे आपका जीवन ये बिजनेस स्कूल बुक ने जो चेंज कर दिया, ये जो आपने पूरा उसको आत्मसात किया है, इसका मतलब उस इतने सालों से आपके पास आज भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। इतना मतलब कि ये बुक पे आपने बहुत बड़ा ये किया है पूरा। मैं मानता हूँ कि आपका रूबी इसी के ऊपर आपने खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि ESBI क्वाड्रेंट पे तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ, वो तो समय का चैलेंज था, इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा दिया। अदरवाइज मैं कई बार मेरी पूरी मीटिंग ही ESBI इस क्वाड्रेंट पे ही खत्म कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं 2003 से रॉबर्ट कियोसाकी को कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूँ। 18 साल अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ो तो आप उसके मास्टर बन सकते हो। मैटर ये नहीं करता कि आपकी एजुकेशन क्या है, मैटर ये करता है कि धीरूभाई अंबानी ने कहा था पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। और मैं उस काम में कंजूसी नहीं करता हूँ। मैं आज भी 2 टेप रोज सुनता हूँ। मैं आज भी आधा पौना घंटा 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ। मैं आपकी मीटिंग से पहले 1 घंटा 2 घंटे टेप सुना। मैं 2 घंटे किसी डायमंड को सुना था ताकि जब मैं बोलूं तो मेरा फ्लो वो बना रहे जो मेरा होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज तो उससे पहले पता नहीं कितने फोन आए होंगे, कितनी टेंशन हुई होगी, कितना परेशान रहा होगा। इसलिए मीटिंग से पहले मैंने वो तैयारी की थी जो आज की मीटिंग के लिए जरूरी थी, ताकि मेरा फ्लो वो बना रहे जिससे मैं बात कर पाऊँ आपसे। नहीं, जबरदस्त सर, जबरदस्त। आपने मतलब आपके जितनी भी चीजें आप बोले हो टोटली उसके ऊपर बहुत सारी बुकें हो सकती है। मतलब कि उसमें से अर्क निकाल कर, जैसे आपने सागर को गागर में लाके छोड़ दिया है, ऐसे आपने बात एक एक चीज, जैसे जो सर ने नोट किया अपने लेवल से, जो ये इन्वेस्टमेंट वाला सिर्फ खरीदी करने से ये 3500 रुपये का मामला, जो आपने 33 करोड़ रुपए तक जो ये बहुत इतना प्रैक्टिकल कि इसमें कोई चाहे IAS हो
IPS हो या कोई भी हो, यहाँ पे कोई मना नहीं कर सकते। आपने जो ये जो सब चीजें बताई है, और ये तो बीच में ये जो आपने 2 साल के बाद जो कॉन्सेप्ट पकड़ा, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, ये जो शिक्षा आपने जो दी है इसके कारण, और उसी के कारण 6 महीने में रॉयल्टी, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत सही तरीके से, इतना धारदार तरीके से बता दिया, ओपन सबको कर दिया कि भाई आपके अपलाइन को जितना फॉलो कर सके, लेकिन ये चीज आपकी अपलाइन आपको जब दे तो आप पकड़ लें कि भाई 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर्स, और जब जिस दिन इसको 21 सूत्रों को आप जीवन में उतार लेंगे 6 महीने में रॉयल्टी होगी। और आपने ये भी बताया अगर 3 साल के बाद पकड़ेंगे फिर 6 महीना, 10 साल के बाद पकड़ेंगे तो जब भी आप शुरू करोगे अगले 6 महीने में रॉयल्टी आ जाएगी। जब भी आप उसको मान लोगे तब अगले 6 महीने आपके। रॉयल्टी आना 6 महीने का काम है। अब आप वो अपनाते कब वो उस प्रोसेस को, उसके बाद के 6 महीने। तो ये एक चीज, और आपने मनी फॉर्मूला जो बता दिया ये भी बहुत शानदार, मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ये जो आपने जियो का एग्जांपल देके बहुत ही अच्छा से ये जो, और ये एसेट वाला चीज और मार्केट की स्थिति, ये सारी चीजें आपने एकदम क्लियर कर ली। और लास्ट में जो आपने ये वैल्यूज जो डायरेक्ट सेलिंग और आपने RCM का वैल्यूज बता दिया कि आगे स्थिति क्या होने वाली है, आपने विजन बिल्कुल बता दिया है क्लियर। हो सकता है कई लोगों को ये पता नहीं कितना अंदर उतरे न उतरे, लेकिन जो आपने दादाजी की स्टोरी बता के जो बताया कि भाई नौकरी पहले पकड़ने आते थे, हम नहीं जाते थे, और आज स्थिति जो बताई, वाकई में मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकल ये लग रहा है कि आप जो अभी बता दिया कि 1 साल का 75,000 का डिप्लोमा करते हैं और ये जो पेमेंट लग जाएगा और फिर ये करेंगे, लाइन लगेगी, ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी पढ़ा है और मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी पढ़ा है। ये आज का सलोनी यूनिवर्सिटी का है। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आत्माराम कासवान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पे भी अवेलेबल है। आज ही डाला है मैंने। तो ये भी आपने जो शानदार तरीके से आज एग्जाम्पल सेट कर दिया वहां पे कि ये स्थिति क्या होने वाली है। अगर ये सब शुरू हो गया है तो फिर इसके लिए हमें तो पढ़ाई करने की कहाँ जरूरत है। RCM अभी भी तो खुला है अभी तो खुला है, अभी तो डिग्री नहीं मांग रहा है, ये मौका है। तो आपने ऑल ओवर लास्ट में जो बोला कि भाई एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ लो, उसकी बात मान लो, और ये जैसे आपने 2 साल का आपका बताया कि मैं मेरी मर्जी से किया, और ये सारा चीज जो आपने मतलब कि पूरा सक्सेस का पूरा फॉर्मूला आपने डाल दिया, और ये चीज को पकड़ लिया। आपने एक चीज नोट की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, बहुत शानदार, जानदार। और इस प्रोग्राम से हम काफी आपको इसमें आउटपुट देंगे और आपका ये आशीर्वाद को हम बड़ा करेंगे और चाहेंगे कि और आपका आशीर्वाद मिलता रहे सर। बहुत धन्यवाद भाई। 24 तारीख तक जितना बिजनेस हुआ है उसका अगर डबल हो अगले 4 दिनों में, तब तो मजा आएगा, नहीं तो क्या मजा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल। आपका जो आप आए हैं आज, हम बिल्कुल आप जो कहे हैं वो बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। और फिर इसका सेलिब्रेशन में, इसमें इस प्रोग्राम से जो भी पीने निकलेगी ना उसके सेलिब्रेशन में बुलाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे। हाँ, और हमारा जो टारगेट आपने लास्ट में बोल दिया 2500 में सर्टिफिकेट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि 5000 इतना आसान टारगेट की 5000, और ऐसा तो 5 ज्वाइनिंग पे टाई दोनों करेंगे, 2 टाई, और 10,000 में ये मिल जाएगा कपड़ा मजेस्टी का। 10 ज्वाइनिंग पे या 2 में से 1 करेंगे, सिंगल डबल टारगेट कर लेंगे, 2 जोड़ी कपड़ा। 25,000 में बैग और 25 ज्वाइनिंग पे बैग दोनों कर लेंगे, डबल बैग। 50,000 कर लेंगे तो सूट लेंथ कपड़ा और शाही लिबास का, और दोनों कर लेंगे तो 2। तो ये अपने लास्ट में ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट से क्या होता है, गोल जीवन में क्या कर देता है। तो ये सारी बातें आपकी मैंने नोट की, और आपने सारी बहुत ही अच्छे तरीके से जो बातें बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बड़ा रिजल्ट निकालेंगे इससे, हमें बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। सही समय पे आपका हमें प्रोग्राम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय मिला। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू ऑल टीम। थैंक यू।